नागराज ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, गलती कर रहे हो धनंजय, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। धनंजय ने ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कहा, अंडरस्को, धनंजय दीवान गलती नहीं करता, सीधा मार देता है। नागराज ने एक बार फिर धनंजय को सुलगती हुई आंखों से देखा और उसके केबिन से चला गया। नागराज केबिन से गया ही था कि तभी देव ने केबिन का गेट खोला। देव को देखकर धनंजय का मूड खराब हो गया। धनंजय ने देव को गन से पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, तुम्हारी बकवास सुनने का मूड नहीं हूं, तो बेहतर होगा चले जाओ, ऐसा ना हो किसी का गुस्सा किसी पर निकाल दो। देव धनंजय की धमकियों से नहीं डरा, बल्कि जाकर धनंजय के पास वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, अंडरस्को, मैं नागराज नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा, और दूसरी बात, वह नागराज कुछ भी गलत कहकर नहीं गया, मौत के सौदागर तो तुम भी हो ना। तुमने भी न जाने कितनी ही जिंदगियां तबाह कर दी। भाषण तो तुमने नागराज को ऐसे दिया जैसे तुम इंडियन आर्मी को हथियार सप्लाई करते हो। तुम भी तो पूरे वर्ल्ड में मौत ही बांटते हो, वही काम नागराज करता है। धनंजय अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने देव के कॉलर को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारी बकवास सुनने का आदी नहीं हूं मैं, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। नागराज ने मेरा दिमाग पहले ही खराब करके रखा हुआ है। रही बात उसके ऑफर की, हाँ, मैं भी मौत का सामान बांटता हूँ, लेकिन लड़कियों को ट्रक्स देकर उनकी इज्जत के साथ नहीं खेलता, और ना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाला इंसान किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले। धनंजय ने फिर से अपनी पकड़ देव की कॉलर पर मजबूत करते हुए कहा, अंडरस्को, तुम जानते ही क्या हो नागराज के बारे में। मैं जानता हूँ, उसकी ड्रग्स की वजह से न जाने कितने ही यूथ की जिंदगी खराब हो गई, कितनी ही लड़कियां सुसाइड करने पर मजबूर हो गई, कितनी ही लड़कियां दुबई में अपना जिस्म बेच रही है। जिन लड़कों को पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर होना चाहिए, वह लड़के ड्रग्स पीकर सड़क पर पड़े रहते हैं, क्लबों के बाहर पड़े रहते हैं। उनके माँ बाप को मैं रोज टूटते हुए देखता हूँ। यकीन नहीं आता तो आज मेरे साथ एक क्लब में चलना और वहां जाकर देखना कि ड्रग्स करने से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। जीते जी नरक दिखाता है ये नागराज। देव तो शांत होकर धनंजय की बात सुन रहा था। देव ने फिर धनंजय की कलाई पर अपना हाथ रखा और अपना कॉलर छुड़वाकर झटके से उसका हाथ पीछे मोड़कर उसके सीने को टेबल को लगा दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लिया। देव ने फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, पहली बात, मुझे हल्के में मत लेना। मैं अकेला ही तुम तीनों की बैंड बजा सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे कॉलर को हाथ मत लगाना, अगर गलती से भी लगा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तीसरी बात, तुम्हारे अंदर बस यही अच्छाई बची है कि तुम लड़कियों के मामले में बहुत साफ सीधे रहे हो और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी लड़की के साथ गलत हो, इसीलिए तुम्हारे पापों का घड़ा भरा नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी नीयत खराब हो गई, उस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाएगा, फिर तुम में और नागराज में कोई फर्क नहीं रहेगा। देव ने धनंजय के दोनों हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। धनंजय को दर्द हो रहा था, जबकि देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। देव ने फिर बहुत प्यार से धनंजय के हाथों को छोड़ दिया और फिर से चेयर पर बैठ गया। धनंजय ने बड़े स्टाइल से अपने पैर टेबल पर रखकर कहा, अंडरस्को, मैं तो प्यार से बात करने आया था, लेकिन तुम ही अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एटीट्यूड दिखा दूं। धनंजय ने एक बार देव को गुस्से में देखा और वहां से जाने लगा। देव ने बिना मुड़े कहा, अंडरस्को, श्रीमान धनंजय दीवान, आप तो बुरा मान गए। मैं तो कहने आया था कि चलो तुम्हारी दो चोटी वाली को ढूंढने चलते हैं। ये सुनते ही धनंजय रुक गया। उसने भी बिना पलटे कहा, अंडरस्को, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, उस लड़की को मैं खुद ढूंढ लूंगा। देव ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, कितने ही सालों से कोशिश तो कर रहे हो, अब तक तो वह नहीं मिली, और जैसे तुम्हारी कोशिश है ना, मुझे लगता भी नहीं वह तुम्हें कभी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं लेनी तो मत लो। वहीं दूसरी तरफ अंगद ने आज भी अनिका को लंच लेकर बुलाया था, लेकिन अनिका की हालत बहुत खराब थी। वह तो अंगद के परछाई से भी डरने लगी थी। डरती तो वह पहले भी थी, लेकिन उसने जो पिछली रात अंगद का वहशीपन देखा, उसे देखने के बाद तो अनिका और ज्यादा डरने लगी। अंगद ने अनिका को देखा तो उसकी नजर अनिका पर भी ठहर गई और अंगद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अनिका की आंखें फिर से नम हो गई, उसके चेहरे पर दर्द तो साफ दिखाई दे रहा था। अंगद ने इशारों में अनिका को अपने पास आने के लिए कहा और अनिका डरते हुए अंगद के पास चली गई। अंगद ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा और अनिका सोफे पर बैठ गई। अंगद ने लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए कहा, अंडरस्को, अनिका, खाना लगाओ, मैं आता हूँ।
अनिका ने डरते हुए कांपते हाथों से खाना लगा दिया। थोड़ी देर बाद अंगद भी हाथ धोकर अनिका के पास आ गया। अंगद ने अपनी प्लेट को निहारा जिसमें अनिका ने खाना सर्व किया था। अंगद ने वह प्लेट अनिका की तरफ खिसकाते हुए कहा, अंडस्को, ये सारा खाना फिनिश हो जाना चाहिए, वरना कल रात तुम मेरा गुस्सा देख चुकी हो। वह खाना अनिका के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन अंगद के सामने न कहने की हिम्मत अनिका के अंदर नहीं थी। अंगद ने दूसरी प्लेट को लिया और उसमें अपना खाना सर्व किया। अंगद ने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन अनिका खाने को निहार रही थी। उसका तो सोच सोच कर ही दम घुट रहा था कि वह इतना सारा खाना कैसे खाएगी। अंगद ने अनिका की तरफ देखा, जो अभी खाना ही नहीं खा रही थी। अंगद ने कहा, अंडस को आंखों से नहीं खाना, हाथों से खाना है। इतना कहकर अंगद ने एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसमें सब्जी लगाए और अनिका के मुंह की तरफ कर दी। अनिका तो हैरानी से अंगद को देखने लगी। अंगद ने कहा, अंडस को मेरा मुंह मत देखो, अपना मुंह खोलो। अनिका ने अपने पतले पतले होंठ जैसे ही खोले, उसके मुंह से निकला, अंडस को देव, जो कि अंगद के केबिन के गेट के पास खड़ा हुआ दोनों को निहार रहा था। अंगद को देखकर अनिका की आंखों में चमक आ गई, उसका दर्द थोड़ा सा कम हो गया। जबकि देव को वहां देखकर अंगद का दिमाग खराब हो गया। अंगद इतनी मुश्किल से अनिका के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और देव बीच में आकर सब गुड़गोबर कर देता था। अनिका ने देव को देखकर कहा, अंडस को आओ देव, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। देव ने हाथ फैलाकर कहा, अंडस को। अनिका ने की और पूछ पूछ। देव जल्दी से उनके पास आया और उन दोनों के बीच में बैठ गया। देव का ऐसे अनिका और उसके बीच बैठना अंगद को अंदर ही अंदर फूंक रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वह जानता था अनिका उसके गुस्से से डरती है। देव ने अनिका की प्लेट देखी, जिसमें एक्स्ट्रा खाना था। देव ने अनिका को देखकर कहा, अंडस को, अनिका तुम इतना खाना खाती हो, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतना खाना खा पाती होगी, दिखने में तो पतली सुखी हो, और खाना इतना खाती हो। अनिका कुछ नहीं बोली। अंगद ने फिर अनिका की प्लेट को अपनी तरफ थोड़ा सा खिसका कर कहा, अंडस को, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, हम दोनों इसी में खा लेंगे। देव को वहां देखकर अंगद का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया। एक तो पहले ही कल रात अनिका देव को गले लगा कर रो रही थी, ऊपर से देव का इस वक्त आना और अनिका की आंखों में चमक देखना अंगद से बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। इसलिए वह सोफे से उठकर अपनी में चेयर पर बैठ गया। उसकी नजरें अनिका को ही देख रही थी। अनिका समझ गई कि अंगद उसे घूर कर देख रहा है। अनिका को इस वक्त अंगद से डर भी लग रहा था। देव तो अनिका की प्लेट में से खाने लगा, लेकिन डर के मारे अनिका ने एक बाइट भी अपने मुंह में नहीं रखा। वह जानती थी अगर उसने गलती से भी देव के साथ खाना खा लिया तो अंगद उस पर बहुत गुस्सा करेगा। देव ने खाना खाकर एक डकार लेकर कहा, अंडस को, अनिका तुम्हारे हाथ में जादू है क्या, खाना बनाती हो तुम? थोड़े से तो मेरा पेट ही नहीं भरता, मन करता है खाता जाऊं। तुम्हारे हाथ कहाँ है? जी करता इन हाथों को चूम लूं। देव ने अचानक ही अनिका का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही देव ने अनिका का हाथ पकड़ा, अंगद की आंखों में खून उतर आया, लेकिन फिर भी वह अपनी चेयर पर बैठकर यह नजारा देख रहा था। देव ने जैसे ही अनिका का हाथ अपने होठों के पास लेकर गया, अनिका ने अपना हाथ खींचकर कहा, अंडस को, देव तुमने मीठा तो खाया ही नहीं, मैं मीठा भी लेकर आई हूँ। अनिका ने एक बॉक्स में से थोड़ा सा मीठा निकाल कर देव को देते हुए कहा, अंडस को, ये लो, इसे भी खा लो। देव ने वह मीठा खा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। वह सब समझ गया। देव ने मीठा खाकर कहा, अंडस को, चलो अब मैं यज्ञ के केबिन में जाता हूँ, आखिर तुम दोनों को कब तक परेशान करूंगा। देव फिर वहां से चला गया। देव के जाते ही अनिका डरते हुए अंगद के पास जाकर बोली, अंडस को, खाना खा लीजिए। अंगद ने अपनी चेयर घुमा ली और बोला, अंडस को, मुझे भूख नहीं है, जाकर देव को ही खिला लो। अनिका समझ गई कि अंगद बहुत ज्यादा नाराज हो गया। अनिका ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडस को, प्लीज खाना खा लीजिए। अंगद ने गुस्से में कहा, अंडस को, कहा ना मुझे भूख नहीं है, अब जाओ यहाँ से। अंगद के गुस्सा होने से अनिका की आंखों में रखे आंसू टपक गए। अनिका ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए सिसकियां ली, तो अंगद के कानों में उसका सुबकना सुनाई दिया। अंगद ने अपनी चेयर घुमाई। अनिका अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अनिका को रोता हुआ देखकर अंगद का गुस्सा दुगना हो गया। अंगद अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसने अनिका की बाजू को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा,
अंडरस्कोर देव के साथ तो तुम्हें बहुत कंफर्ट महसूस होता है और मेरे सामने रोना शुरू कर देती हो। अंगद के इतना गुस्सा होने पर अनिका का रोना थोड़ा तेज हो गया, इसलिए वह और ज्यादा सुबक कर रोने लगी, लेकिन उसने गले से आवाज नहीं निकाली। अनिका के रोने से अंगद को बुरा तो लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था कि अनिका देव के साथ इतना कंफर्ट क्यों होती है और उसे इतना डरती क्यों है। अंगद को कहीं ना कहीं इस बात का पता था, लेकिन फिर भी उसे देव का अनिका के पास भटकना अच्छा नहीं लगता था। अनिका को रोता हुआ देख अंगद ने अनिका की बाजू झटके से छोड़ते हुए कहा, अंडस्को जाओ यहाँ से। अनिका ने अपनी साड़ी के पल्ले से जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए और लंच बॉक्स को पैक करने लगी, लेकिन अनिका के हाथ कांप रहे थे। अनिका लंच पैक कर रही थी, लेकिन अंगद नहीं चाहता था अनिका वहां से चली जाए, बल्कि वो चाहता था कि अनिका उसे थोड़ा सा और फोर्स करे, उसे मनाने के लिए बातें करे। लेकिन अनिका तो अंगद से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए वो तो जल्दी जल्दी लंच पैक कर रही थी। अनिका को ऐसे देखकर अंगद को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और चेयर पर ही बैठा रहा। अनिका ने सबसे पहले लंच को पैक किया और बाहर की तरफ जाने लगी। अनिका ने जैसे ही कैबिन के गेट का हैंडल छुआ, अंगद ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को पति भूखा बैठा हुआ है और पत्नी उसे बिना खिलाए जा भी रही है। ये सुनकर अनिका रुक गई। अनिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंगद चाहता क्या है। अनिका हिम्मत करते हुए फिर से वापस आई और अंगद की टेबल के पास खड़ी होकर बोली, अंडस्को खाना खा लीजिए। अंगद ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, चली जाओ यहाँ से। अब तो अनिका का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी सुसाइड कर ले। आखिर अंगद चाहता क्या है, ना ही उसे जाने दे रहा और न ही लंच कर रहा है। अनिका को तो पहले ही अंगद के बिहेव से डर लगता था और अब ये बदलाव, ये तो बिल्कुल ही झेलना लायक नहीं था। अनिका फिर से कैबिन से जाने लगी तो अंगद ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को देव को तो बड़े प्यार से खिला रही थी और मुझे देखकर कपकपाने लगती हो। ये सुनकर अनिका फिर रुक गई। अनिका वापस आकर बोली, अंडस्को मैंने नहीं खिलाया, देव तो खुद ही खा रहा था। अंगद ने गुस्से में कहा, अंडस्को क्या तुमने उसे मीठा नहीं खिलाया। अब अनिका कुछ नहीं बोली। अनिका फिर से लंच बॉक्स लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। अंगद ने फिर कहा, अंडस्को देव को मीठा खिला सकती हो, लेकिन मुझे नहीं खिला सकती। ये सुनकर अनिका फिर से रुक गई और वापस आई। अब तो अनिका हैरानी से अंगद को देख रही थी। आज तो अनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंगद को क्या हो गया है। अंगद ने पूछा, अंडस्को क्यों जा रही हो। अनिका ने धीरे से कहा, अंडस्को आपने ही तो कहा था। अंगद ने पूछा, अंडस्को मैं कहूंगा कुएं में जाकर कूद जाओ तो कूद जाओगी। अनिका ने बहुत मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ कूद जाऊंगी, बस आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। ये सुनते ही अंगद का गुस्सा जैसे ठहर गया हो। वो अनिका को देख रहा था, अनिका ने इतनी बड़ी बात कितनी मासूमियत से कह दी। अंगद कुछ सेकंड तक अनिका को ही देखता रहा। अनिका भी अंगद को ही देख रही थी। जहां अंगद की आंखों में अनिका के लिए प्यार था, वहीं अनिका की आंखों में अंगद के लिए सिर्फ हैरानी थी। अनिका को ऐसे देखकर अंगद का गुस्सा कहीं छूमंतर हो गया था। अंगद ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को जाओ, वहां जाकर खाना सर्व करो। अनिका वापस सोफे के पास आई और अंगद के लिए खाना लगाने लगी। थोड़ी देर बाद अंगद आया। अंगद ने प्लेट में से खाना शुरू किया। अंगद ने थोड़ा सा ही खाना खाया था कि उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम भी खा लो। अनिका को तो अंगद के गुस्से की आदत पड़ गई थी। अनिका ने अंगद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अंगद ने फिर कहा, अंडस्को तुमसे कह रहा हूँ सुनाई कम देता है, खाना खा लो। अनिका ने हिम्मत करके अंगद की प्लेट में से थोड़ा सा चावल खा लिए। अंगद ने फिर कहा, अंडस्को अनिका मैं तुम्हारे सामने ज्यादा खाना सर्व करो दूं, उससे पहले ठीक से खाना खा लो। अनिका के पास अब ऑप्शन नहीं था। अनिका ने अब ठीक से खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अनिका फिर से लंच बॉक्स पैक करने लगी। अंगद ने अनिका को देखकर कहा, अंडस्को शाम को साथ में चलेंगे, तो यहीं बैठ जाओ। अनिका सोफे पर ही बैठी रही है और अंगद लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाता रहा। अंगद काम तो लैपटॉप पर कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अनिका पर ही था। अनिका तो चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। अंगद समझ रहा था कि अनिका बोर हो रही है, लेकिन उसके डर की वजह से कुछ कहेंगी नहीं। तभी अंगद के कैबिन में अंगद का मैनेजर आया।
मैनेजर के हाथ में एक बॉक्स था। अंगद ने वह बॉक्स मैनेजर से ले लिया और उसे जाने के लिए कह दिया। अंगद का मैनेजर ने एक बार अनिका को देखा और गर्दन झुकाकर उसे ग्रिट किया और फिर वहां से चला गया। अंगद ने इशारों में अनिका को अपने पास बुलाया। अनिका अंगद के पास चली गई। अंगद ने अनिका को बॉक्स देते हुए कहा, अंडस्को, ये लो, इसमें तुम्हारे लिए फोन है। अनिका तो हैरानी से अंगद को देख रही थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, या कह सकते हैं कि अब वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। अनिका वह बॉक्स लेना भी नहीं चाहती थी। फिर अंगद से अनिका ने डरकर वो बॉक्स ले लिया और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। अनिका ने वो बॉक्स खोलकर नहीं देखा। अंगद ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, अंडस्को, बीवी, ये तुम्हारे लिए है, इसे खोलकर देखो। ये सुनते ही अनिका की आंखें खुल गई। आज अंगद ने पहली बार अनिका को बीवी कहा था। लेकिन अनिका ने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप उस बॉक्स को खोलने लगी। उस बॉक्स में एक एंड्रॉयड मोबाइल था, लेकिन उस मोबाइल को देखकर अनिका के चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं आई, जिसे देखकर अंगद को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। अंगद जानता था कि अनिका के ना मुस्कुराने का कारण कहीं न कहीं वो ही है। उसी ने अनिका को इतना डरा दिया कि वो अब किसी भी चीज को देखकर खुश नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ धनंजय और देव एक स्कूल के बाहर खड़े थे। वो स्कूल धनंजय का था, जहां धनंजय ने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और धनंजय की वो दो चोटी वाली भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। दोनों ही स्कूल को निहार रहे थे। स्कूल बंद हो गया था, बस एक वॉचमैन स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। देव ने धनंजय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, सोच क्या रहा है? तेरी दो चोटी वाली की इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। सीधा सीधा जाकर प्रिंसिपल से पूछेंगे तो वो कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए चोरी करनी पड़ेगी। इस पर धनंजय ने कहा, अंडस्को, धनंजय दीवान ने अब तक चोरी नहीं की, कोई काम छुपाकर नहीं करता। ये सुनकर देव को हंसी आ गई और जोर जोर से हंसने लगा। देव ने कहा, अंडस्को, ये चोरी ना करने वाली बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। देव ने जैसी तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और बोला, अंडस्को, मुझे मत बता कि तूने कितनी चोरी की है और कितनी नहीं। तू अपने स्कूल टाइम में दीवार कूदकर बंक भी मारता था। अब ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनकर धनंजय की बोएं तन गई। धनंजय को समझ नहीं आता था कि देव को ये सारी बातें कैसे पता। ये बातें तो उसके भाइयों को भी नहीं पता थी। धनंजय अपनी ही सोच में था कि देव ने फिर कहा, अंडस्को, अरे मुझे सब पता है। तेरा वो दोस्त क्या नाम था उसका? हाँ, राघदेव, जो तेरे साथ बंक मारता था। देव ने फिर धनंजय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, अब ज्यादा सोचो, बस ये बता हम स्कूल के अंदर कैसे जाए? तो धनंजय ने धीरे से कहा, अंडस्को, स्कूल के बैक साइड पर एक दीवार है जो बहुत छोटी है, उस दीवार से कूद सकते हैं। इस पर दोनों उस दीवार के पास चले गए और एक एक करके उस दीवार को कूदकर स्कूल के अंदर आ गए। दोनों ने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस ढूंढा। प्रिंसिपल का ऑफिस बंद था। देव और धनंजय दोनों ही उसे घूर रहे थे। देव ने कहा, अंडस्को, अबे इसे खोल। धनंजय ने कहा, अंडस्को, मैं अपनी गन लेकर नहीं आया। देव ने कहा, अंडस्को, अबे इसे गन से नहीं खोलेंगे। तो कैसे खुलेगा? धनंजय ने पूछा। देव ने मन ही मन बोला, अंडस्को, ये मेरी चुटकी कब काम आएगी? देव अपना हाथ पीछे लेकर गया और उसने एक चुटकी बजाई और फिर गेट के पास आया और उसने गेट खोलने की कोशिश की तो गेट खुल गया। देव ने कहा, अंडस्को, ये तो पहले से ही खुला हुआ है, ढूंढते हैं तुम्हारी दो चोटी वाली की फाइल। देव तो जाकर प्रिंसिपल की सीट पर बैठ गया, जबकि धनंजय तो दो चोटी वाली की फाइल ढूंढने लगा। धनंजय करीब 2 घंटे तक फाइल ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई फाइल हाथ नहीं लगी। उसने चिढ़ते हुए देव से कहा, अंडस्को, देव, तुम भी तो ढूंढ सकते हो। देव के हाथ में वो क्यूब था जो दो चोटी वाली ने धनंजय को दिया था। देव उसे सॉल्व करता हुआ बोला, अंडस्को, मैं क्यों ढूंढूं? तेरी गर्लफ्रेंड थी, तू ही ढूंढ। इस पर धनंजय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी दोस्त थी, समझा? इस पर देव ने कहा, अंडस्को, दोस्त तू वो तुझे कहती थी ना, लेकिन तू तो दो चोटी वाली कहता था। धनंजय काफी देर से उस फाइल को ढूंढ रहा था, उससे मिल नहीं रही थी। धनंजय ने गुस्से में एक फाइल जमीन पर फेंकी और कमर पर हाथ रखकर देव की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, ये चोरी करना मुझे सूट नहीं करता। मैं तो सीधा आता, गन पॉइंट करता, प्रिंसिपल से फाइल मांग लेता, लेकिन तुमने ही मुझे रोक लिया और अब खुद बैठकर ये क्यूब सॉल्व कर रहे हो और मैं अकेला फाइल ढूंढ रहा हूँ। देव का ध्यान तो अभी भी क्यूब सॉल्व करने पे था।
देव ने फिर से अपने गले में नरमी बरतते हुए कहा, अंडरस्को शांत गदाधारी भीम शांति, इतना क्रोध उचित नहीं, एक बार फिर प्रयास कीजिए और दिल से कीजिए, अगर मन की गहराइयों से फाइल को ढूंढेगी तो वो जरूर मिल जाएगी। धनंजय फिर से गुस्से में फाइल ढूंढने लगा, लेकिन इस बार वो सच में पूरी लगन के साथ फाइल को ढूंढ रहा था। आधे घंटे बाद फाइनली उसे 2 चोटी वाली की फाइल मिल गई। धनंजय ने वो फाइल खोली। उसकी नजर सबसे पहले उस लड़की की फोटो पर गई। वो पासपोर्ट साइज फोटो थी। धनंजय ने अपनी 2 उंगली से उस फोटो को छुआ। धनंजय की सोई हुई फीलिंग फिर से जग गई। धनंजय ने जब उस लड़की का नाम पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कोई और नहीं, धरा थी। धरा का नाम पढ़ते ही धनंजय के रोंगटे खड़े हो गए। धनंजय को विश्वास नहीं हो रहा था, जिस लड़की को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वो लड़की तो उसके घर में थी। धनंजय ने फाइल देखने के बाद फिर देव को हैरानी से देखने लगा। देव ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को मुझे क्या देख रहा है? मैं जानता हूँ धरा ही तेरी 2 चोटी वाली है। अभी तो तुझे बस एक ही शॉकिंग न्यूज मालूम हुई है, एक तड़कती सी भड़कती खबर दून। इस पर धनंजय देव को हैरानी से देखने लगा, जैसे पूछना चाहता हो, तुम क्या कहना चाहते हो? इसके अलावा भी कुछ और है? इस पर देव ने गर्दन हिलाकर कहा, अंडरस्को धरा जानती है कि वो तुम्हारी 2 चोटी वाली है और तुम उसके दोस्त, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर की वजह से उसने कभी भी तुम्हें अपनी असलियत नहीं बताई। ये सुनकर तो जैसे धनंजय के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी 2 चोटी वाली उसके घर में ही थी, लेकिन उसने कभी धनंजय को सच नहीं बताया। धनंजय झटके से चेयर पर बैठ गया। उस फाइल को उसने अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ था। धनंजय अब कुछ कुछ समझा रहा था कि धरा जब छोटी थी तो अकेले अकेले क्यों रहती थी, क्यों उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, क्यों वो लंच टाइम में खेलती नहीं थी, बस चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी हुई रोती रहती थी। धरा हमेशा ही गुमसुम क्यों रहती थी? शायद उसके पास में कुछ हुआ है जिसे वो किसी को नहीं बताती। जिस लड़की को धनंजय ने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया था, उस लड़की ने तो धनंजय के डर के मारे कभी अपनी रियलिटी बताई ही नहीं। ये सोच सोचकर धनंजय का दिल बैठा जा रहा था। धनंजय ने अपनी आंखें बंद की तो उसे धरा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने धरा के साथ हमेशा ही मिसबिहेव किया, कभी भी धरा से प्यार से बात नहीं की, और इसी मिसबिहेव की वजह से धरा ने धनंजय को कभी भी अपने बारे में सच नहीं बताया। बल्कि वो तो धनंजय से दूर होना चाहती थी, उसे तो धनंजय से डाइवोर्स चाहिए था। ये सोच सोचकर धनंजय के सिर फटा जा रहा था। धनंजय की हालत देखकर देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। देव ने कहा, अंडरस्को अब भी कुछ नहीं पर बिगड़ा धनंजय, धरा अब भी तुम्हारे पास ही है। अब भी तुम अपने दिल के बात धरा को बता सकते हो, धरा को अपना बना सकते हो, धरा की बीती जिंदगी के बारे में उससे पूछ सकते हो। अगर धरा तुम पर विश्वास करेगी तो सब कुछ बता देगी, तुम्हें बस धरा का विश्वास जीतना है। वहीं दूसरी तरफ अंगद को काम करते करते रात के 10 बज गए, लेकिन अनिका ने एक बार भी घर चलने के लिए नहीं कहा। अंगद अपना काम ही कर रहा था। अंगद ने फिर से अनिका को देखकर कहा, अंडरस्को बैठे बैठे तुम्हारे पैरों में दर्द हो गए होंगे, तो तुम चाहो तो कैबिन में चक्कर लगा सकती हो। अंगद ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। बैठे बैठे अनिका के पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन मजाल अनिका ने एक बार भी शिकायत की हो। अनिका ने जब से अंगद से शादी की थी, शिकायत तो कभी की ही नहीं। शिकायत क्या होती है, अनिका को पता ही नहीं था। अनिका अपनी जगह से उठी और कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। अंगद के हाथ लगातार लैपटॉप पर हाथ चल रहे थे, लेकिन नजर वो तो कब की अनिका पर ही टिकी हुई थी। अंगद ने जानबूझकर अनिका को अपने साथ रुकने के लिए कहा था, ताकि वो जी भरकर अनिका को देख सकें। अंगद का काम खत्म हो चुका था, लेकिन अंगद की नजरें अभी अनिका पर ही टिकी हुई थी। अनिका अंगद की चेयर के सामने सामने चक्कर लगा रही थी और अंगद जी भरकर अनिका को देख रहा था। अंगद अनिका को ऐसे देख रहा था जैसे उसने अनिका को पहली बार देखा है। अंगद ने नोटिस किया कि अनिका सच में बहुत खूबसूरत थी। अनिका की बॉडी सच में किसी मॉडल जैसी थी। उसकी जो जॉर्जेट की साड़ी जो उसने खुले पहले की पहनी हुई थी, उसमें वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनिका बिना मेकअप भी कितनी खूबसूरत थी, और अगर गलती से वो मेकअप कर ले तो उसके सामने शायद मिस वर्ल्ड भी फेल हो जाए। अंगद को तो पता भी नहीं था कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद अनिका ने एक ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, जिसमें वो वीना थी। लेकिन उसका सपना डॉक्टर बनने का था, इसलिए उसने आगे कभी भी ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया।
लेकिन अपनी माँ के प्रेशर में आकर शादी के लिए तैयार हो गई और शादी के दिन ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अनिका के सपने, उसकी इच्छाएं सब कुछ उसके पापा के साथ ही चले गए। कुछ देर अनिका को ऐसे ही निहारने के बाद अंगद अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, अंडरस्को चलो घर चलते हैं। अनिका ने हाँ में गर्दन हिल दी और लंच बॉक्स लेकर अंगद के पीछे पीछे चलने लगी। अंगद लिफ्ट तक अनिका के साथ आया। थोड़ी देर में लिफ्ट आ गई। अंगद अनिका दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। अनिका लंच बॉक्स हाथ में लिए हुए जमीन में नजरें गड़ाए खड़ी थी, जबकि अंगद की नजरें तो अनिका की खूबसूरती निहारने में बिजी थी। अंगद जब अनिका को देखता उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। अंगद को पता ही नहीं चला कि उसे अनिका से प्यार हो रहा है। तभी लिफ्ट रुक गई और लाइट कभी जलती कभी बंद होती। वो सब देखकर अंगद ने अनिका को देखा, ये सोचकर कि शायद अनिका डर गई हो। लेकिन अनिका के अंदर तो फीलिंग खत्म हो गई थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अनिका जब ऐसे बिहेव करती तो अंगद कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस करता। अंगद चाहता था कि अनिका उससे बात करे, उससे लड़े, उससे बातें करे, उससे डर नहीं, अपनी जिंदगी खुलकर जिए, उसके साथ जिद करे। लेकिन अनिका ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो तो पिछले 1 साल से एक रोबोट की तरह जी रही थी। अंगद को थोड़ी सी शरारत सूझ गई और उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर हौंफते हुए कहा, अंडस्को अनिका मुझे डर लग रहा है। ये सुनते ही अनिका की आंखें हैरानी से फैल गई और वो अंगद की फिक्र करते हुए उसके पास गई। उसने अंगद की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को डर क्यों लग रहा है? अभी लाइट आ जाएगी। लेकिन अंगद धीरे धीरे लिफ्ट में बैठने लगा। अनिका भी अंगद के साथ धीरे धीरे बैठने लगी। अंगद ने जानबूझकर अनिका की गोद में अपना सिर रख लिया और अनिका भी कंटिन्यू अंगद की कमर को रब करती रही। अनिका अब अंगद की हालत देखकर पैनिक हो गई। जबकि अंगद तो बस अनिका के साथ शरारत कर रहा था, वहीं अनिका की तो जैसे जान ही निकल गई। अनिका पैनिक होते हुए बोली, अंडस्को कुछ नहीं होगा मिस्टर दीवान, आप गहरी सांस लीजिए, अभी लाइट आ जाएगी और लिफ्ट चलने लग जाएगी। अंगद ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को नहीं अनिका मुझे लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। अंगद की हालत देखकर अनिका की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। अनिका ने अंगद को दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को मिस्टर दीवान ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगी। अनिका अंगद को देखकर घबरा रही थी। वहीं अंगद अनिका की गोद में सिर रखकर खुद को सुकून दे रहा था। थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो गई। अनिका ने एक राहत की सांस ली और सहारा देकर अंगद को खड़ा किया। थोड़ी देर में लिफ्ट खुल गई और अनिका अंगद को लिफ्ट के बाहर ले आई। अंगद ने जानबूझकर अनिका को कसकर पकड़ा हुआ था। अनिका ने अंगद को एक चेयर पर बैठाकर कहा, अंडस्को मिस्टर दीवान आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अनिका जैसे ही जाने को हुई, अंगद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंगद ने खुद को संभालते हुए कहा, अंडस्को नहीं अनिका मुझे पानी नहीं चाहिए, बस सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। इतना कहकर अंगद ने अपनी बाहें अनिका की कमर पर लपेट दी। अंगद ने फिर धीरे से कहा, अंडस्को अनिका मेरे सर में दर्द है, प्लीज थोड़ी देर मेरा सिर दबा दो। अनिका अंगद का सिर दबाने लगी। 5 मिनट बाद अंगद खड़ा होकर बोला, अंडस्को बस हो गया, चलो घर चलते हैं। दोनों ही पार्किंग में आ गए। अंगद ने ड्राइवर से चाबी लेकर कहा, अंडस्को गाड़ी मैं खुद ड्राइव करूंगा। अंगद ने फिर अनिका के लिए गाड़ी का गेट खोला। अनिका बैठ गई। अंगद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी का गियर चेंज किया। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद अंगद ने कहा, अंडस्को बीवी किसी को बताना मत कि मुझे लिफ्ट बंद होने पर डर लगता है। अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी, जबकि अंगद मन ही मन अपने नाटक पर खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ धनंजय और देव दीवान महल पहुंच गए थे। देव गाड़ी से उतारकर दीवान महल के अंदर चला गया था, लेकिन धनंजय उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो धरा को फेस कर ले। धनंजय बहुत हिम्मत करके गाड़ी से उतरा, फिर गार्डन तक जैसे तैसे चलकर आया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत धनंजय के अंदर नहीं थी। धनंजय गार्डन में पड़े हुए झूले के पास ही बैठे गया। धनंजय ने अपनी आंखें बंद की और से कुछ याद आया। फ्लैशबैक। रोज की तरह आज भी धरा और धनंजय पेड़ के नीचे बैठकर लंच कर रहे थे। धरा रोज की तरह आज भी उदास थी। तभी धनंजय की नजर धरा के हाथ पर गई, जो जला हुआ था। धनंजय ने धरा के हाथ को छूकर कहा, अंडस्को ए 2 चोटी वाली ये कैसे जल गया? इस पर धरा ने कहा, अंडस्को वो मैं किचन में अपने लिए खाना बना रही थी। धनंजय ने कहा, अंडस्को तुम क्यों बना रही थी? नौकर नहीं है।
इस पर धरा ने नाम में गर्दन हिला दी। धनंजय समझ गया कि धरा के मोम नहीं है और उसके घर में नौकर भी नहीं है, इसलिए धरा खुद ही खाना बनाने की कोशिश कर रही होगी और उसका हाथ जल गया। लेकिन धरा ने धनंजय से झूठ बोला था क्योंकि उसका हाथ तो उसके पापा ने जलाया था। तभी धनंजय की नजर धरा के गाल पर गई। अंगद ने 2 उंगलियों से धरा के गाल को छूकर कहा, अंडस्को, और ये थप्पड़ किसने मारा? इस पर धरा ने कहा, अंडस्को, पापा ने। ये सुनते ही धनंजय की भौहें तन गई। धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडस्को, तेरे बाप को अकल नहीं है, कोई बच्चे को ऐसे मारता है? इस पर धरा बोली, अंडस्को, वो मेरे रिपोर्ट कार्ड में कम नंबर आए हैं, इसलिए पापा ने मार दिया। धनंजय ने कहा, अंडस्को, दिखाओ मुझे अपनी रिपोर्ट, मैं भी देखूं तुम्हारे कितने नंबर कम है। धरा ने अपने बैग में से रिपोर्ट कार्ड निकालकर धनंजय को दे दी। धनंजय ने रिपोर्ट कार्ड देखकर कहा, अंडस्को, मार्क्स तो ठीक है और तुम्हारे बाप ने इस पर साइन क्यों नहीं किया? धरा कुछ नहीं बोली। धरा धनंजय को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। धनंजय ने थोड़ा था सख्ती से पूछा, अंडस्को, ओ 2 चोटी वाली, तुमसे पूछ रहा हूँ, तेरे बाप ने साइन क्यों नहीं किया? धरा ने भरे गले से कहा, अंडस्को, वो साइन नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? धनंजय ने पूछा। धरा ने कहा, अंडस्को, पता नहीं, और अगर मैंने साइन नहीं करवाए तो मुझे टीचर भी मारेगी। इस पर धनंजय ने कहा, अंडस्को, तू टेंशन मत ले, तेरे बाप का नाम क्या है? बता, मैं कर देता हूँ। धनंजय की बात सुनकर धरा ने मासूमियत से पूछा, अंडस्को, ये तो चोरी है ना? इस पर धनंजय ने हल्का सा हंसकर कहा, अंडस्को, एक 2 चोटी वाली, इसे चोरी नहीं जुगाड़ कहते हैं। अगर तेरी रिपोर्ट बुक पर साइन नहीं हुए तो तुझे टीचर डांटेगी ना, मैं साइन कर देता हूँ, बता तेरे बाप का नाम क्या है? धरा ने उसे अपने पापा का नाम बता दिया और धनंजय ने देखते ही देखते उस पर साइन कर दिए। धरा ने रिपोर्ट कार्ड ले ली और धीरे से पूछा, अंडस्को, दोस्त, किसी को पता तो नहीं चलेगा? धनंजय ने कहा, अंडस्को, बेफिक्र होकर जाओ, अगर कोई कुछ कहेगा तो मेरे पास आ जाना। धनंजय दीवान नाम है मेरा, सबको देख लूंगा, बस तुम उदास मत रहा करो, अच्छी नहीं लगती, समझी? धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी स्कूल की बेल बज गई। लंच पीरियड खत्म हो गया। धनंजय ने अपनी जेब में से एक छोटा सा गिफ्ट निकाल कर धरा के हाथ पैर रखते हुए कहा, अंडस्को, ये तुम्हारे लिए। धनंजय ने कहा, अंडस्को, बेफिक्र होकर जाओ, अगर कोई कुछ कहेगा तो मेरे पास आ जाना। धनंजय दीवान नाम है मेरा, सबको देख लूंगा, बस तुम उदास मत रहा करो, अच्छी नहीं लगती, समझी? धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी स्कूल की बेल बज गई। लंच पीरियड खत्म हो गया। धनंजय ने अपनी जेब में से एक छोटा सा गिफ्ट निकाल कर धरा के हाथ पर रखते हुए कहा, अंडस्को, ये तुम्हारे लिए। अब आगे। धरा ने वो पैकेट लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड होकर पूछा, अंडस्को, इसमें क्या है दोस्त? धनंजय ने जेब में हाथ डालकर कहा, अंडस्को, तुमने मुझे गिफ्ट किया था ना, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। धरा उसे खोलने लगी तो धनंजय ने कहा, अंडस्को, अभी बैग में रख लो, मैडम देखेगी तो गुस्सा करेगी, घर जाकर देखना। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और गिफ्ट लेकर थोड़ी सी खुश होकर वहां से चली गई। शायद धरा को पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया था, इसलिए वो खुश थी। धरा खुश होकर अपनी क्लासरूम में आ गई। धरा से इंतजार ही नहीं हुआ घर जाने का और उसने चुपके से उसकी पैकेट को खोलकर देखा। उसमें एक पेंडेंट था जिस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। उस पेंडेंट को देखकर धरा बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, थैंक यू दोस्त, ये तो बहुत सुंदर है। फ्लैशबैक एंड धनंजय अब भी गार्डन में ही बैठा हुआ था। पुरानी यादें उसकी आंखों में घूम रही थी। आज सच में धनंजय खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। धनंजय का दिल कर रहा था कि वो रोए, लेकिन उसका एटीट्यूड उसकी आंखों से आंसू भी नहीं गिरने दे रहा था। धनंजय इस वक्त ऐसे बैठा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है। धनंजय ने दिमाग पर जोर डालकर धरा के पापा का नाम याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे धरा के पापा का नाम याद नहीं आया। धनंजय झूले से खड़ा होकर जैसे तैसे दीवान महल के अंदर गया, लेकिन अंदर जाकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। देव आगे आगे भाग रहा था और धरा उसके पीछे पीछे भाग रही थी। धरा के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन थी। धरा देव के पीछे भागती हुई बोली, अंडस्को, देव मत सताओ, मेरा बॉक्स मुझे वापस करो। देव ने भी सोफे के आसपास चक्कर लगाते हुए कहा, अंडस्को, पहले बताओ छोटे से बॉक्स में क्या है? धरा देव को पकड़ते हुए बोली,
अंडरस्को है कुछ स्पेशल, वापस दो मेरा बॉक्स, मुझे वापस दो देव प्लीज, मत परेशान करो प्लीज, मेरा बॉक्स मुझे वापस दे दो। लेकिन देव ने धरा को बॉक्स वापस नहीं किया। धरा भागते भागते धनंजय से टकरा गई। धरा थोड़ा सा ही धनंजय से दूर हुई। धनंजय ने धरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बहुत मजबूती से अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट दी। एक सेकंड के लिए धरा के रोंगटे खड़े हो गए। धरा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक धनंजय को क्या हुआ, जबकि धनंजय सिर्फ धरा के बालों की खुशबू महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। उसने धरा को ऐसे पकड़ा था जैसे उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वही धरा की तो जैसे सांस रुक गई। धरा को समझ नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। धनंजय ने कभी भी धरा को ऐसे गले नहीं लगाया था। धरा इतना तो समझ रही थी कि आज धनंजय ने पूरी फीलिंग के साथ उसे गले लगाया है, लेकिन धरा कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। धरा और धनंजय को ऐसे देखकर देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव धरा की कमर को देख रहा था और धनंजय के चेहरे को। देव ने वो बॉक्स लिया, उसे खोला और उसमें से वो बटरफ्लाई वाला पेंडेंट धनंजय को दिखा दिया। धनंजय ने वो पेंडेंट देखा तो उसका चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। उसे यकीन नहीं आया कि जो गिफ्ट उसने कई साल पहले धरा को दिया था, धरा ने वो अब तक संभाल के रखा हुआ है। धरा के पास था ही क्या सिवाय धनंजय की दोस्ती के। धरा और धनंजय को ऐसे देखकर देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव धरा की कमर को देख रहा था और धनंजय के चेहरे को। देव ने वो बॉक्स लिया, उसे खोला और उसमें से वो बटरफ्लाई वाला पेंडेंट धनंजय को दिखा दिया। धनंजय ने वो पेंडेंट देखा तो उसका चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। उसे यकीन नहीं आया कि जो गिफ्ट उसने कई साल पहले धरा को दिया था, धरा ने वो अब तक संभाल के रखा हुआ है। धरा के पास था ही क्या सिवाय धनंजय की दोस्ती के। धनंजय के दिमाग में बहुत सारे सवालों ने घर बना लिया। जबकि धरा जानती थी कि वो अपने दोस्त के घर है, तो उसने धनंजय को सच क्यों नहीं बताया। धरा जब इतनी अमीर है तो वो अनाथ आश्रम कैसे पहुंची। धरा के पापा ने धरा को टॉर्चर क्यों किया। धनंजय के दिमाग में न जाने कितने ही सवाल जवाब की तलाश में थे, लेकिन धनंजय के पास एक भी जवाब नहीं था। पर धनंजय ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक एक परत को खोलकर रहेगा। देव ने भी धनंजय को पेंडेंट दिखाकर उसी बॉक्स में रख दिया। कुछ मिनट तक को धनंजय ने धरा को नहीं छोड़ा। धरा ने धीरे से कहा, अंडरस्को मिस्टर दीवान छोड़ दीजिए। लेकिन धनंजय ने अब भी धरा को नहीं छोड़ा। धरा ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर दीवान छोड़ दीजिए। धनंजय ने इस बार धरा को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। धरा फिर से देव के पास जाकर बोली, अंडरस्को प्लीज वापस दे दो। देव ने इस बार धरा को बॉक्स वापस दे दिया। धरा बॉक्स लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। देव ने धनंजय को देखकर कहा, अंडरस्को कब बताने का इरादा है। इस पर धनंजय ने कहा, अंडरस्को अभी नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ वह खुद ही मेरे पास आए और मुझे सब बताए। देव ने हंसकर कहा, अंडरस्को जैसी तेरी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता धरा तुझे बताएगी, लेकिन तेरा गिफ्ट अपने सीने से लगाई घूमती है। गलती तेरी ही है, तूने ही धरा को इतना डरा धमका दिया कि अब वो तुझे भी अपने दिल की बात नहीं बता पाती। धनंजय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को अगर गलती मेरी है तो इसे सुधारूंगा भी मैं ही। जब तक मैं धरा के दिल में अपने लिए विश्वास नहीं जगा दूंगा, तब तक उसे नहीं बताऊंगा कि मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं नहीं चाहता मेरी धरा मुझसे डरने लगे। मैं चाहता हूँ मेरी धरा स्ट्रांग बने, अपने दिल की बात मुझे बिना हिचकिचाहट के बता दें। देव ने कहा, अंडरस्को कुछ ज्यादा लंबी प्रोसेसिंग नहीं हो जाएगी, मतलब तू उसे पटाएगा, उस पर विश्वास बनाएगा, इससे अच्छा तो जाकर सीधा सीधा बता दें। धनंजय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं देव, अगर मैंने उसे अभी बता दिया तो वो अपने दिल की बात कभी नहीं बताएगी। आज 10 साल पहले भी उसने कभी अपना दुख मेरे सामने नहीं रखा, लेकिन इस बार मैं इतना विश्वास जगा दूंगा कि वो अपना दुख मुझे बताएं। वहीं दूसरी तरफ अंगद ड्राइव कर रहा था और अनिका तो चुपचाप बैठी थी। अंगद ने अनिका को देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो। अनिका के चेहरे पर इस वक्त टेंशन थी, लेकिन अनिका कुछ भी बोली, बस जमीन में नजरें गाए बैठी रही। अंगद ने फिर पूछा, अंडरस्को क्या हुआ है अनिका, मुझे बताओ। अनिका ने कहा, अंडरस्को हम घर कब तक जाएंगे। अंगद ने कहा, अंडरस्को देख रही हो कितना जाम है, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ये सुनकर अनिका को और ज्यादा टेंशन होने लगी। अंगद ने फिर पूछा, अंडरस्को हुआ क्या है अनिका, मुझे कुछ बताओ तो। अंगद ने फिर पूछा,
अंडरस्कोप हुआ क्या है अनिका, मुझे कुछ बताओ तो। अनिका ने सर झुकाकर धीरे से कहा, अंडरस्कोप वो मुझे वॉशरूम जाना है। अनिका ने सर झुकाकर धीरे से कहा, अंडरस्कोप वो मुझे वॉशरूम जाना है। आगद ने धीरे से पूछा, अंडरस्कोप अर्जेंट। आगद ने धीरे से पूछा, अंडरस्कोप अर्जेंट। अनिका ने आगद की तरफ नहीं देखा और जमीन में नजर गड़ाए हुए हाँ में गर्दन हिला दी। आगद ने देखा तो आसपास बहुत जाम लगा हुआ था। आगद ने देखा आगे जाकर डिवाइडर खुला हुआ है जहां से वो यू टर्न ले सकता है। आगद ने थोड़ा सा आगे जाकर अपनी गाड़ी यू टर्न ली और वो जाम से बाहर आ गया। आगद ने गाड़ी चौथे गियर में डाली और स्पीड से गाड़ी भगा दी। आगद आसपास देख रहा था कि शायद कोई होटल मिल जाए, लेकिन वहां आसपास कोई होटल नहीं था। आगद ने देखा वहां एक घर था। आगद ने गाड़ी घर के बाहर ही रोक दी। आगद जल्दी से गाड़ी से उतरा और उसने घर की बेल बजाई। सामने से एक 40 साल का आदमी गेट खोलने आया। आगद ने उस आदमी को देखकर बहुत प्यार से कहा, अंडरस्कोप भैया, मेरी वाइफ को वॉशरूम जाना है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, अपने वॉशरूम में जाने की परमिशन दे दीजिए। लेकिन उस आदमी ने आगद को ऊपर से नीचे तक देखकर ही तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्कोप मेरा घर कोई पब्लिक टॉयलेट है जो मैं आने जाने वाले को अपने घर का वॉशरूम यूज करने दूं। इतने में अनिका भी आगद के पीछे आ गई। आगद ने अनिका को देखा, उसके चेहरे पर अब भी टेंशन थी। आगद ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंडरस्कोप देखिए भैया, आप चाहें तो पैसे चार्ज कर लीजिए, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज अपना वॉशरूम यूज करने दीजिए, मेरी वाइफ को वॉशरूम जाना है। इस पर उस आदमी ने फिर से एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्कोप मैं क्या तुमसे 10-5 रुपए लूंगा, निकलो यहाँ से, मैं कोई पब्लिक टॉयलेट खोलकर नहीं बैठा जिसे वो उठाकर आए और 5 रुपए देकर चला जाए। आगद ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने फिर अनिका को देखा जो अब भी चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी और वो भी कंट्रोल कर रही थी। आगद ने अपनी बैग से गन निकाली और उस आदमी के माथे पर पॉइंट करके कहा, अंडरस्को अनिका जाओ अंदर। अनिका ने सेकंड भी नहीं गंवाया और उस घर के अंदर चली गई। तब तक आगद भी उस आदमी को लेकर घर के अंदर आ गया। आगद ने घर के अंदर देखा तो एक लड़की ड्रिंक लेकर बैठी थी। उस लड़के ने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। आगद ने उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को लगता है यहाँ तो मूवी बनने वाली थी, मैं गलत टाइम पे आ गया। आगद ने अपनी गन उस आदमी के माथे से हटाकर कहा, अंडरस्को सॉरी दोस्त, मुझे लगा तुम एटीट्यूड दिखा रही हो, लेकिन हम ही गलत टाइम पर आ गए। थोड़ी देर बाद वहां अनिका भी आ गई। आगद ने देखा अनिका के हाथ गीले हैं। आगद ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अनिका की तरफ बढ़ा दिया। अनिका एक बार फिर हैरान हो गई। आगद ने इशारों में कहा, अंडरस्को ले लो। अनिका ने आगद का रुमाल ले लिया और उसे अपने हाथ पोंछ लिए। आगद ने इशारों में पूछा, हो गया? अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। आगद ने एक बार फिर से अनिका का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले आया। अनिका जब बाहर आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद अनिका को आगद का ये स्टाइल कहीं ना कहीं अच्छा लगा, लेकिन वो खुश नहीं होना चाहती थी और न ही कोई वहम पालना चाहती थी। अनिका की यह छोटी सी मुस्कुराहट भी आगद से छुपी नहीं। अनिका की मुस्कुराहट देखकर आगद के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपनी गन से अपना सिर खुजाने लिया, क्योंकि उसकी आंखों में कहीं ना कहीं हल्की सी शर्मा आ गई थी। आगद ने अनिका के लिए गाड़ी का गेट खोला। अनिका गाड़ी में बैठ गई। आगद ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और ड्राइव करने लगा। अनिका के चेहरे की स्माइल अब भी उसी के चेहरे पर चिपकी हुई थी। अनिका मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई थी। आगद ने अनिका की तरफ नहीं देखा और ड्राइविंग करते हुए कहा, अंडरस्को अगर खुलकर मुस्कुरा लोगी तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद ही लगेंगे, खूबसूरती कम नहीं होगी। ये सुनकर अनिका की मुस्कुराहट थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपना चेहरा गाड़ी की विंडो की तरफ घुमा लिया। अनिका को ऐसे करता हुआ देखकर आगद के चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा बड़ी हो गई। ये सुनकर अनिका की मुस्कुराहट थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपना चेहरा गाड़ी की विंडो की तरफ घुमा लिया। अनिका को ऐसे करता हुआ देखकर आगद के चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा बड़ी हो गई। आगद ने मन ही मन कहा, अंडरस्को अनिका जी, तुम्हें तो मैं खुलकर जीना सिखा दूंगा। आधे घंटे बाद आगद ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। अनिका ने सवाल नजरों से आगद को देखा तो आगद ने कहा, अंडरस्को चलो आज बाहर से ही डिनर करके चलते हैं।
तुम घर जाओगी फिर खाना बनाओगी, थक जाओगे। आज पहली बार अंगद को अनिका की थकावट की फिक्र हो रही थी। अनिका को तो हैरानी हो रही थी। अंगद ने अनिका को देखकर कहा, अंडस को हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरा आज बाहर खाने का मन है। अनिका ने हाँ में गर्दन हिलाए और गाड़ी से उतारी गई। अंगद ने फिर से अनीता की कलाई पकड़ी और उस रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगा। अनिका ने अपने कपड़े देखे और फिर अंगद के। अनिका सिंपल कपड़े पहनती थी जबकि अंगद वो तो ब्रांडेड कपड़े पहनता था। अनिका ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस को मिस्टर दीवान मेरे कपड़े। इस पर अंगद ने कहा, अंडस को तुम मेरे साथ हो ये कम है। जब लोग अंगद दीवान के साथ खड़े हो जाते हैं तो उनकी अहमियत बढ़ जाती है। अब चलो खाना खाते हैं। अंगद अनिका को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंगद ने जेंटलमैन की तरह अनिका के लिए चेयर खींची और अनिका उस पर बैठ गई। अंगद भी अनिका के सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक वेटर आया और ऑर्डर लेकर चला गया। अनिका तो उस जगह को हैरानी से देख रही थी। वो जगह काफी महंगी थी। उस जगह पर आना तो अनिका के लिए एक सपने जैसा था। आज से पहले अनिका कभी इतने बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में नहीं गई थी। वो तो एक दो बार अपनी सहेलियों के साथ मॉल में ही गई थी, उससे ज्यादा तो अनिका ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। अनिका को ऐसे देखकर अंगद ने पूछा, अंडस को क्या हुआ, अनिका जगह पसंद नहीं आई? अनिका ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडस को नहीं नहीं, ये तो बहुत सुंदर जगह है। वो तो बस ऐसे ही देख रही थी, पहली बार आई हूं ना। अंगद ने मन ही मन कहा, अंडस को आज पहली बार आई हो लेकिन अब आदत डाल लो। थोड़ी देर में वहां वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। अनिका ने डिनर को देखा तो वो कुछ अजीब सा ही खाना था। अनिका ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। उसमें सूप था जिसमें सब्जियां कटी हुई थी। एक प्लेट में थोड़ी सब्जियां काटी हुई थी और बराबर में थोड़े से वाइट चावल रखे हुए थे। उसे देखकर तो अनिका ने मन ही मन कहा, अंडस को लगता है ये लोग कच्चा खाना लेकर आ गए। अब मैं क्या करूं, मिस्टर दीवान तो मुझे जबरदस्ती ही खाना खिला देंगे और इस खाने को देखकर तो भूखा रहना से बेटर ऑप्शन लग रहा है। अनिका खाने को निहार रही थी जबकि अंगद फोन पर बिजी था। अंगद ने नजर उठाकर खाने को देखा तो वेटर को बुलाकर कहा, अंडस को ये हमारा ऑर्डर नहीं है, हमारा ऑर्डर ला कर दीजिए। वेटर ने अपनी गलती मानते हुए उस खाने को उठा लिया और फिर उसे ले गया। वेटर दूसरा खाना लेकर आया। उस खाने को देखकर अनिका के मुंह में पानी आ गया। वो अनिका का फेवरेट खाना था, नॉन कढ़ाई पनीर, चावल, दाल मखनी, रायता। उस खाने को देखकर तो अनिका के मुंह के साथ साथ आंखों में भी पानी आ गया। अनिका ने पूरे 1 साल बाद अपना फेवरेट खाना देखा था, वरना तो दीवान महल में वो ना के बराबर ही खाना खाती थी। बस इतना ही खाना खाती थी जिससे वो जी सके। दीवान महल में कभी भी उसे खाना खाने का मन नहीं करता था। आधे से ज्यादा टाइम तो अंगद की डांट खाकर ही सो जाती थी। अनीका को ऐसे देखकर अंगद को अपनी गलतियां रिलायंस हो रही थी, लेकिन अब अंगद सुधर रहा था। अनिका के लिए सुधर रहा था, या कह सकते हैं अनिका के डेडिकेशन ने अंगद को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अंगद ने अनिका से कहा, अंडस को अब देख क्या रही हो, खाने का इरादा नहीं है। अनिका की आंखें नम हो गई। उसने फिर कांपते हाथों से नान का एक बाइट लिया और पनीर में डिप करने लगी है, लेकिन अनिका के हाथ बहुत कांप रहे थे। अंगद ने उसकी कलाई पकड़कर वो बाइट अपने हाथ में ले लिया और फिर अपने हाथों से अनिका को खाना खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और ये देखकर अनिका की आंखों एक आंसू टपक गया। अंगद ने थोड़ा सा सख्ती से कहा, अंडस को खा लो, जिस स्पीड से तुम खा रही हो पूरी रात नहीं खा पाओगी और अभी हमें घर भी जाना है। अनिका ने अंगद के हाथ से बाइट खा लिया, लेकिन अनिका के आंसू अब भी उसकी आंखों में ही थे। अंगद ने इस बार फिर से सख्ती से कहा, अंडस को तुम्हें बस रोना आता है, तुम इतना क्यों रोती हो, कहीं रोने का कंपटीशन हो और मैं तुम्हें भेज दूं, तुम तो फर्स्ट प्राइज जीत कर आऊंगी। अजीब पागल लड़की हो, गुस्सा करता हूँ तब भी रोती हो, प्यार से बात करता हूँ तब भी रोती हो, लगता है रोना तुम्हारा फेवरेट काम है। अनिका कुछ नहीं बोली। उसने टिश्यू पेपर लेकर अपने आंसू साफ कर लिए। अंगद ने 2 बाइट खिलाकर कहा, अंडस को अब खुद खा लोगी या पूरा खिला दूं? अनिका ने गर्दन हिलाकर धीरे से कहा, अंडस को नहीं, मैं खुद खा लूंगी। इस पर अंगद ने कहा, अंडस को ठीक है तो खा लो, लेकिन थोड़ा ढंग से खा लेना और ज्यादा खा लेना, कोई देखेगा तो कहेगा दीवान महल में तुम्हें खाना नहीं मिलता। अनिका ने इस बार भी अंगद को जवाब नहीं दिया और हाँ में गर्दन हिला दी। और फिर अंगद और अनिका दोनों ही खाना खाने लगे। अनिका को आज बहुत सुकून मिल रहा था। उसने पूरे 1 साल बाद अपनी पसंद का खाना खाया था। अनिका ने पेट भर कर खाना खाया।
खाना खाने के बाद अगद ने कहा, अंडस्को आइसक्रीम खाओगी? अनिका ने ना में गर्दन हिला दी। अगद ने फिर कहा, अंडस्को आइसक्रीम तो सारी लड़कियों को पसंद होती है। इस पर अनिका बोली, अंडस्को पूरा पेट भर गया, पेट में जगह नहीं है। अगद को अनिका की बात पर हल्की सी हंसी आ गई। अगद ने कहा, अंडस्को चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आइसक्रीम भी खा लेंगे। तभी अगद को फोन वाइब्रेट हुआ। अगद अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, अंडस्को अनिका तुम बैठो, मैं अभी आया। अगद बाहर की तरफ जाने लगा तो अनिका ने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली। अगद ने हैरानी से अनिका को देखा और आंखों आंखों में ही पूछा, अंडस्को क्या हुआ? अनिका ने भी बिना कुछ कहे आंखों आंखों में ही कहा, जल्दी आ जाना, ये जगह मेरे लिए नहीं है। अगद ने पलकें झपका दी और वहां से चला गया। अनिका उस चेयर पर ही बैठे रही। वहीं दूसरी तरफ यज्ञ एक बार में बैठा हुआ था। तभी एक आदमी उसके पास आया। यज्ञ ने उस आदमी को देखकर कहा, अंडस्को कहो क्या इन्फॉर्मेशन है? उस आदमी ने कहा, अंडस्को सर यामिनी मैम आज से करीब 2 साल पहले मनाली के एक होटल में कॉलेज ट्रिप के लिए गई थी। आपका और उनका होटल सेम था। ये सुनकर यज्ञ की आंखें हैरानी से फैल गई। अगद ने बिना सोचे समझे बार काउंटर से एक शॉट उठाया और पी लिया। यज्ञ ने कहा, अंडस्को पूरी बात खुलकर बताओ। उस आदमी ने कहा, अंडस्को सर ट्रिप करीब 5 दिन का था, जिसमें 4 दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमी, लेकिन 5वें दिन किसी के साथ एक कमरे में थी और उसी आदमी से प्रेग्नेंट हुई। वो आदमी कौन है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये बच्चा वन नाइट स्टैंड की वजह से ही हुआ है। अभी यामिनी मैम किसी से शादी नहीं करना चाहती, बस अपने बच्चे के साथ खुश रहना चाहती है। और न ही उसने कभी भी अपने बच्चे के पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश की, और न ही वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के पिता को थोपना चाहती है। वो अपने बच्चे के साथ खुश रहना चाहती है। यज्ञ ने एक और शॉट उठाया और उसे घटकते हुए कहा, अंडस्को वो डेट कौन सी है जब उसने उसे किसी आदमी के साथ नाइट स्टैंड किया था? उस आदमी ने अगद को डेट बता दी। वो डेट सुनकर यज्ञ का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और यज्ञ ने फिर से एक शॉट उठाया और पी लिया। यज्ञ ने इस आदमी को जाने के लिए कह दिया। वो आदमी की परमिशन लेकर वहां से चला गया। यज्ञ ने फिर अपना फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडस्को ये काम जितनी जल्दी हो जाए कर दो। उस आदमी को इंस्ट्रक्शन देखकर यज्ञ ने फोन कट कर दिया और एक और शॉट उठाकर पी लिया। यज्ञ को अभी पूरी तरह से नशा हो चुका था। यज्ञ अपनी गाड़ी के पास जैसे तैसे आ गया और बैक सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आधे घंटे बाद गाड़ी दीवान महल के गार्डन में आकर रुकी। यज्ञ गाड़ी से उतरा और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन बीच में उसे यामिनी का कमरा दिखा। यज्ञ ने बिना सोचे समझे यामिनी के कमरे में चला गया। यामिनी इस वक्त यश को अपने सीने से लगाए सो रही थी। यज्ञ ने यामिनी को ताना मारते हुए कहा, अंडस्को मेरी नींद उड़ाकर कितने आराम से सो रही है चुड़ैल कहीं की। अगर तुम वही लड़की हुई तो देख मैं तेरा जीना हराम कैसे करता हूँ। तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा, मुझे विलेन बना दिया और खुद हीरोइन बन गई। मैं तो नशे में था, तू तो होश में थी, तू मुझे रोक सकती थी। लेकिन नहीं, तब तो मेरे साथ पूरे मजे लिए और अब अबला नारी बन गई। तू अबला नारी नहीं झबला नारी है, डायन कहीं की, मुझे झाड़ू दिखाती है। यज्ञ दीवान को झाड़ू दिखाती है। पता भी है मेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं, वो सब मुझे सैल्यूट मारते हैं और ये पिशाचिनी मुझे झाड़ू दिखाती है। खुददारी तो इतनी दिखाती है कि पूछो ही मत। मेरे दिए हुए पैसे भी नहीं लिए यक्षिणी कहीं की। मेरे बेटे को भी अपना जैसा बना देगी, लेकिन मैं अपने बेटे को तेरे जैसा नहीं बनने दूंगा। एक बार कंफर्म हो जाए कि यश मेरा बेटा है, फिर हम बाप बेटा ने तेरी बैंड ना बजाई तो मेरा नाम भी यज्ञ दीवान नहीं। यज्ञ ने जी भरकर यामिनी को गाली दी और फिर थोड़ा सा उसके नजदीक आकर बोला, अंडस्को लेकिन जो भी कहो तुम हो बहुत खूबसूरत। यज्ञ ने फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को यहाँ यहाँ रहने लगी हो तुम। मैं तुम्हारा बटन अपने सीने से लगाए घूमता हूँ, इस उम्मीद में कि कभी तो तुमसे मुलाकात होगी, कभी तो तुम मुझे सफाई देने का मौका दोगी। मैं बहुत बुरा हूँ लेकिन लड़कियों के मामले में बहुत शरीफ। तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतना करीब आए हो, वरना लड़कियों की तो आंखें भी मुझ तक नहीं पहुँचती। यज्ञ ने फिर झुककर यश के बालों को चूम लिया और बोला, अंडस्को मेरा बेटा कितना प्यारा है, बिल्कुल मुझ पर गया है। मैंने तो इसे पहली बार देखकर ही कह दिया था कि ये अपने बाप पर गया है, क्योंकि माँ तो इसकी पूरी भूतनी है।
मेरा बेटा मुझ पर गया है, बस कंफर्म हो जाए कि मेरा बेटा है, फिर मैं अपने बेटे को अपने सीने में लगा कर रखूंगा, अपने बेटे को बहुत प्यार करूंगा। और ये तेरी माँ मुझे कहती है कि मेरे बेटे को महंगे कपड़े मत दो। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बहुत नींद आ रही है ना, बहुत सुकून से सो रही है। मैं पिछले एक हफ्ते से ढंग से नहीं सोया और ये पापी औरत पैर फैलाकर सो रही है। अगद फिर से अनिका के थोड़ा सा करीब गया और उसके माथे को चूम कर बोला, अंडस्को, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो यामिनी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बस एक और रिपोर्ट आ जाए, फिर मैं तो माँ बेटी को खुद से अलग नहीं करूंगा, हम भी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। यज्ञ ने एक बार फिर माँ बेटे के माथे को चूमा और उस कमरे से लड़खड़ाते कदमों से बाहर आ गया। यज्ञ सीधा अपने कमरे में जाकर धड़ाम से बेड पर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अनिका को इंतजार करता हुआ आधा घंटा हो गया, लेकिन अगद वापस नहीं आया। अब तो अनिका को हल्की सी घबराहट होने लगी। एक तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, दूसरा वो पहली बार इतनी महंगी जगह आई थी। अनिका को वहां एक मिनट बहुत भारी लग रहा था। तभी अनिका के पास 40-42 साल का आदमी आकर बैठ गया और अनिका ने उसे देखा तो धीरे से बोली, अंडस्को, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इस पर वो आदमी ऊपर से नीचे तक अनिका को स्कैन करता हुआ बोला, अंडस्को, तुम्हें नहीं पता क्यों बैठा हूँ? अनिका ने घबराहट में ना में गर्दन हिला दी। वो आदमी बोला, अंडस्को, तुम अभी जिसके साथ आई हो, वो आदमी कहाँ है? अनिका बोली, अंडस्को, वो बाहर गए हैं, आते ही होंगे। इस पर वो आदमी तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, अंडस्को, वो अब कभी नहीं आएगा। ये सुनते ही अनिका की तो आंखें फैल गई। अनिका कुछ रिएक्ट करती, उससे पहले ही उस आदमी ने फिर कहा, अंडस्को, मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, पर मैं सच कह रहा हूँ। वो तुम्हें मेरे पास छोड़कर चला गया। मेरी उसकी एक डील हुई थी। उस डील के मुताबिक तुम्हें मुझे खुश करना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स अगद दीवान से कैंसिल कर दूंगा, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान होगा। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो और चुपचाप मेरे साथ एक रूम में चलो। ये सुनते ही अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अगद ने उसके साथ ऐसा कुछ किया है। लेकिन फिर भी उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि अगद अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए 2 दिन से वो अनिका के साथ पोलाइट बिहेव कर रहा था ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। अनिका तो जैसे अपनी जगह जम गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जबकि सामने बैठा हुआ आदमी उसे गंदी गंदी नजरों से निहार रहा था। उसने अनिका की कलाई पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, अंडस्को, अब सोच क्या रही हो? चलो मेरे साथ। अनिका उस टेबल से उठ गई और जैसे ही जाने लगी, उस आदमी ने फिर से अनिका की कलाई पकड़कर उसे नीचे की तरफ मुड़ते हुए कहा, अंडस्को, तुम नहीं जानती, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगद को 200 करोड़ का नुकसान होगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी एक रात की कीमत 200 करोड़ है। इतना पैसों में न जाने कितनी लड़कियों को खरीद लूं। जबकि तुम्हें देखा है तब से दिल तुम पर ही अटक गया। अब बिना किसी ड्रामे के मेरे साथ चलो, वरना मैं जोर जबरदस्ती पर उतर आया तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। वो आदमी खिंचता हुआ अनिका को वहां से ले जाने लगा। अनिका नहीं आसपास देखा तो सब अपना अपना डिनर कर रहे थे। किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश की, जबकि सब वहां ऐसे बैठे थे जैसे वहां है ही नहीं। इस पर बार उस आदमी ने अनिका को खींचते हुए कहा, अंडस्को, इन लोगों की तरफ देखने से कोई फायदा नहीं, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, इसलिए बिना किसी ड्रामे के मेरे साथ चलो। अनिका कंटिन्यू खुद को उससे छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी की पकड़ अनिका पर कसी हुई थी। अनिका को इस वक्त बहुत झटका लगा। अनिका का गला भर चुका था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अंडस्को, देखो तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे आप पर यकीन नहीं है। आप मिस्टर दीवान को बुलाए तो मैं उनके मुंह से ये सब सुनना चाहती हूँ। जब तक वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, बड़ी ही भोली लड़की हो तुम। अगद दीवान तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है और उसके बाद भी तुम्हें अगद के मुंह से ये सब सुनना है। तुम्हें क्या ये सब समझ नहीं आता कि 2 दिन से वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सच में तुम इतनी पागल हो कि उसके इरादों को समझ नहीं पाए? तुम भी जानते हो, दीवान ब्रदर्स को पैसा चाहिए और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। वो आदमी अनिका को खिंचता हुआ एक कमरे में ले आया और उसने झटके से अनिका का हाथ खींचकर बेड की तरफ धकेल दिया और अनिका अब बेड पर जा गिरी।
अनिका जल्दी से बेड से उतरी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने अनिका को फिर से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ अंगद जब वापस आया तो उसने अनिका को वहां नहीं देखा। अंगद ने एक वेटर से पूछा, अंडस्को, यहाँ मेरी वाइफ बैठी थी, कहाँ गई? इस पर उस स्वेटर ने आंखों से ही कुछ इशारा किया। अंगद को कुछ समझ नहीं आया और वेटर जल्दी से वहां से चला गया। अंगद को अब टेंशन होने लगी। अंगद ने टेबल पर देखा तो अनिका का मोबाइल वहीं रखा हुआ था। अंगद ने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाकर कहा, अंडस्को, मेरी वाइफ यहाँ बैठी थी, कहाँ गई? इस पर मैनेजर ने भी कोई जवाब नहीं दिया और आंखें झुकाए अंगद के सामने खड़ा हो गया। अंगद ने झटके से मैनेजर की कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा, अंडस्को, अगर मेरी अनिका को खरोंच भी आई तो इस रेस्टोरेंट में आग लगा दूंगा। वो मैनेजर अभी कुछ नहीं बोला। उस मैनेजर की चुप्पी देखकर अंगद का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। अंगद ने एक पंच बनाया, उस मैनेजर के मुंह पर जड़ दिया। अंगद ने अगले ही पल मैनेजर को कॉलर से पकड़कर उठाया और फिर से उसे गुस्से में देखता हुआ बोला, अंडस्को, अगर मेरी अनिका को कुछ भी हुआ तो अपने पूरे परिवार की लाश पर रोने के लिए तैयार रहना। अंगद की धमकी देने से मैनेजर काफी हद तक डर गया। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, अंडस्को, आप जानते हैं ये रेस्टोरेंट इसका है। ये सुनते ही अंगद की आंखें खुल गई। अंगद ने मैनेजर को छोड़ दिया। अंगद ने धीरे से हैरानी से कहा, अंडस्को, संजीव बजाज। अंगद ने फिर से सुलगती हुई आंखों से मैनेजर को देखा तो मैनेजर ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, अंडस्को, सर वो ऊपर वाले कमरे में। मैनेजर ने इतना ही कहा था कि अंगद भागता हुआ मैनेजर के बताए हुए कमरे की तरफ चला गया। अंगद ने उस फ्लोर के एक एक कमरे का गेट खोलकर देखा और आखिर में उसने उसी कमरे को खोलकर देखा जहां अनिका उस संजीव बजाज के साथ थी। अंगद गेट खोलकर जल्दी से अंदर आया तो उसने देखा पूरा कमरा खाली था। अब तो अंगद की दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। अंगद फिर धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत बालकनी की तरफ जाने की नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के साथ कुछ गलत हो गया। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो अंगद सच में पागल हो जाता। अंगद ने खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। शायद देव भी अंगद को संभाल नहीं पाता। अंगद ने अभी अभी तो अनिका को प्यार करना शुरू किया था और उनके प्यार के रास्ते में पहले ही संजीव नाम का कांटा आ गया। अंगद जैसे तैसे बालकनी तक गया। अंगद ने बालकनी का नजारा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अनिका बालकनी के एक कोने में कांच की बोतल का टुकड़ा लेकर खड़ी थी और उसने वो टुकड़ा अपनी कलाई पर रखा हुआ था और उसके बिल्कुल सामने संजीव बजाज खड़ा था, जो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। अंगद ने देखा अनिका के गाल पर थप्पड़ का निशान है। उसके हाथ पैर पर भी खरोचों के निशान हैं। उसकी साड़ी आज जो उसने जैसे तैसे खुद के बदन पर समेट रखी थी। अंगद को समझते देर नहीं लगेगी कि संजीव बजाज ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अनिका जैसे तैसे खुद को बालकनी तक ले आई। अंगद ने आव देखा न ताव जाते ही संजीव बजाज को एक पंच जड़ दिया। संजीव बजाज जो बालकनी में खड़ा था वो 4 कदम पीछे हट गया। अपने सामने अंगद को देखकर संजीव बजाज बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस मुस्कुराहट से साफ जाहिर था कि उसे अंगद के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उस सिचुएशन का भी फायदा उठाना जानता था। संजीव बजाज ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, अंगद दीवान, ये क्या बदतमीजी है? पहले तो तुमने अपनी बीवी को मेरे पास भेज दिया और अब तुम मसीहा बनकर उसे बचाने आए हो। इस पर अंगद ने एक और पंच संजीव बजाज के मुंह पर जड़कर कहा, अंडस्को, ये तो पता था कि तुम घटिया इंसान हो, लेकिन इतने घटिया हो ये नहीं पता था। संजीव ने फिर से तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, मैं घटिया कि तुम घटिया? तुमने अपनी बीवी मुझे 200 करोड़ में बेची थी और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और अपनी बीवी के सामने महान बनने की कोशिश कर रहे हो। साफ साफ बता क्यों नहीं देते अपनी बीवी को कि तुम अपनी बीवी का इस्तेमाल बिजनेस की दुनिया में पैसा कमाने के लिए करना चाहते हो, और मुझसे पहले भी तुमने कितने ही बिजनेसमैन के साथ अनिका का सौदा किया, लेकिन तुम अनिका को वहां तक नहीं ला पाए और आज अनिका तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई तो तुमने उसे मेरे पास भेज दिया और अब तुम अच्छा हस्बैंड बनने का नाटक कर रहे हो। अनिका तो उन दोनों की बात सुन रही थी और उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसकी आंखों में पहले ही आंसू थे और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ जाएगा। अंगद ने संजीव के दोनों कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा, अंडस्को, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए? संजीव ने इस बार अपना कॉलर झटक दिया और अंगद के कॉलर पकड़कर कहा,
अंडरस्को शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपनी बीवी का इस्तेमाल करते हुए। मैं क्यों शर्माऊं? मैंने तो तुम्हें 200 करोड़ रुपया दिए हैं। इस बार अंगद ने फिर से एक पंच संजीव के मुंह पर जड़कर कहा। अंडरस्को मैं तुझसे पैसे लूंगा। अंगद दीवान के पास पैसों की कमी है जो मैं ऐसा घटिया काम करूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अंगद बुरी तरह संजीव पर टूट पड़ा। संजीव भी कम नहीं था, वो भी अंगद को मार रहा था। संजीव ने भी मारते हुए कहा, अंडरस्को मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तुम्हें अपनी बीवी पर प्यार आ रहा है, जबकि पिछले 1 साल से तुम अपनी बीवी को नौकरानी के अलावा कुछ नहीं समझते और अब तुम झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है। मैंने अनिका को सब कुछ सच बता दिया, तो अब तुम अनिका के सामने महान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो उल्टा अनिका को समझाना चाहिए कि उसे ये सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, वो तो तुम्हें ना जाने कितने ही कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक रात में ही दिलवा सकती है। ये सुनते ही अनिका का रोना तेज हो गया। वहीं अंगद को और ज्यादा गुस्सा आ गया और अंगद ने संजीव को पकड़कर एक खींचकर पंच मारा और संजीव के मुंह से खून आ गया। अंगद बिना रुके संजीव को मार रहा था। उसने अपना सारा गुस्सा संजीव पर अच्छे से उतार दिया। संजीव को जब लगा कि वो अंगद से जीत नहीं पाएगा, तो उसने अंगद को धक्का दिया और वहां से भाग गया। अंगद ने पलट कर देखा और तभी अनिका ने उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। अंगद को समझते देर नहीं लगी कि अनिका ने संजीव की बात पर यकीन कर लिया। अंगद ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अपना पंच बनाकर दीवार में दे मारा। अंगद कुछ बोलता उससे पहले ही अनिका ने सीधे हाथ की उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर दीवान और कितना गिरेंगे आप? इतना गिरने से अच्छा होता मुझे गोली मार देते। पिछले 1 साल से मैं आपका टॉर्चर सह रही हूँ, ये सोचकर कि आप मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। मेरा परिवार आपके रहमो करम पर पल रहा है, लेकिन आज तो आपने अपनी औकात ही दिखा दी। पिछले 1 साल से मैं आपके साथ रह रही हूँ, आप जानते भी हो मैं आपके साथ कैसे रह रही हूँ। अपने स्वाभिमान को मार कर रह रही हूँ, अपनी इच्छाओं का गला घोट कर रह रही हूँ। दर्द नहीं होता, मुझे रोना नहीं आता, लेकिन आज जो आपने किया है वह माफी लायक नहीं है। अगले ही पल और अनिका ने अंगद के सीने पर मारना शुरू कर दिया और गुस्से में चिल्लाकर कहा, अंडरस्को क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, मंगलसूत्र पहनाया है, बीवी हूँ आपकी, आपने ऐसे ही मुझे किसी को कैसे सौंप दिया? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अनिका अपने होश में नहीं थी, वो कंटिन्यू अंगद को मारती रही है। अंगद जैसे जैसे अनिका के दिल की बात सुन रहा था, वैसे वैसे उसका दिल भर आया था। अंगद ये भी जानता था कि उसने हमेशा ही अनिका को टॉर्चर किया है। अगर वो सच भी बोलेगा तो अनिका को उसकी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए उसने अनिका को सफाई देना ठीक नहीं समझा। अनिका भी अंगद के सीने पर मार रही थी। अनिका के आंसू रुक नहीं रहे थे, उसे यकीन नहीं था कि अंगद ने उसके साथ ये सब कर दिया। अनिका ने फिर से रोते हुए कहा, अंडरस्को ये सच में मेरी औकात इतनी भी नहीं कि आप मेरी इज्जत कर सके। आपने मुझे ऐसे ही किसी के सामने भेज दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपको शर्म नहीं आई? कम से कम अपने पापा की इज्जत का ख्याल तो किया होता। अगले ही पल अनिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडरस्को मैं भी किससे उम्मीद कर रही हूँ? जिसने आज तक मेरी परवाह नहीं की वो अब क्या करेगा? लेकिन अब नहीं, आप बहुत बुरे हैं, बहुत घटिया है। आप जैसा घटिया पति भगवान किसी को ना दे। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बीवी की इज्जत की रक्षा करने की कसम खाता है, लेकिन आपने तो अपनी की बीवी को किसी दूसरे के हवाले कर दिया। बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं आप। अब अंगद से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। अंगद को अब गुस्सा आ रहा था। अनिका तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने एक बार भी अंगद से सवाल नहीं किया, बस खुद में ही बोले जा रही थी और उसका एक एक शब्द अंगद के सीने को चीर रहा था। अंगद को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनिका की बाजुओं को दोनों हाथों से पकड़ा और दीवार से लगाते हुए कहा, अंडरस्को बस करो अनिका, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया। मैंने माना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, माना तुमसे मैंने ऐसे ही शादी की है, ये भी मानता हूँ कि मेरे एहसानों से तुम्हारा घर चल रहा है, ये भी मानता हूँ कि तुम्हें टॉर्चर करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये भी मानता हूँ कि अपने दिल की हर भड़ास निकाली, ये भी मानता हूँ कि अपना सारा गुस्सा मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा, लेकिन ये नहीं मानता कि मैं तुम्हें किसी और को दे सकता हूँ। संजीव बजाज ने जो कुछ कहा वह सब झूठ था। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपनी ही बीवी को किसी और को दे दूंगा। अनिका ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को
मैं नहीं मानती कि आपने ऐसा नहीं किया है। आज तक आपने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो मैं कैसे मान लूं कि जो संजीव बजाज ने कहा वह झूठ था। झूठ नहीं था मिस्टर दीवान, मैं जानती हूँ आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको मुझसे शादी करके मलाल ही मिला। आपने कितनी ही बार पापा से कहा कि आप शादी करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करते, ऐसी लड़की से शादी करते जिसकी वजह से आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता। मुझसे शादी करके तो फंस गए। अंगद ने सुलगती हुई आंखों से अनिका को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो। अनिका ने भी अंगद की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, तो क्या करोगे? जो करना है कर दीजिए। मैं नहीं मानती आपकी बात, नहीं मानती। अंगद ने अगले ही पल गुस्से में अनिका के होठों को कैप्चर कर लिया। अनिका को किस करने लगा। अनिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिका खुद को छुड़ाना चाहती थी लेकिन अंगद की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में अंगद ने महसूस किया कि अनिका गिर रही है। अंगद अनिका से दूर हुआ तो उसने देखा कि अनिका बेहोश हो चुकी है। अंगद ने अनिका को संभाला तो उसने नोटिस किया कि अनिका की कलाई कटी हुई है और उसमें से खून निकल रहा है। अनिका जानती थी कि थप्पड़ मारने के बाद तो वो जिंदा बच नहीं सकती, इसलिए उसने पहले अपनी कलाई काटी और फिर अपनी भड़ास निकाली। अंगद ने अगले ही पल अनिका को गोद में उठा लिया और उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। अंगद ने वक्त नहीं गंवाया और अनिका को लेकर हॉस्पिटल आ गया। अनिका का ट्रीटमेंट अंदर चल रहा था। अंगद बाहर कॉरिडोर में गुस्से में चक्कर लगा रहा था। उसे संजीव बजाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अंगद ने फोन करके इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडस्को, मुझे संजीव बजाज चाहिए और जिंदा चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संजीव बजाज एक सुनसान सड़क पर खड़ा था और अपनी कमर को रब कर रहा था और तभी उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया। संजीव बजाज कोई और नहीं था। देव ने अपनी कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को, यार अंगद ने तो कमर ही तोड़ दी, जबकि मैंने तो अनिका को हाथ भी नहीं लगाया। अगर गलती से हाथ लगा देता फिर तो मेरा बचना मुश्किल था। और अगले ही पल देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, मतलब अब संजीव बजाज का बचना मुश्किल है। अंगद उसे पाताल में से भी ढूंढ निकालेगा। तभी वहां श्वेत परी आई। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को, अब ये क्या नहीं शरारत है? इस पर देव ने कहा, अंडस्को, शरारत? मैंने क्या शरारत की? श्वेत परी हल्के गुस्से में देव को देखने लगी। देव ने हंसकर कहा, अरे मेरे कमर में दर्द हो रहा है, जरा अपना मैजिक चला दो ना। मैं अगर अपना मैजिक चलाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। देव की बात सुनकर श्वेत परी ने अपनी छड़ी से देव के शरीर को छुआ और जहां जहां वो छड़ी से छू रही थी देव का दर्द गायब हो गया। इस पर देव ने कहा, श्वेत परी, ये डंडा मुझे दे दो ना, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। इस पर श्वेत परी ने अपनी छड़ी से देव के बैक पर दो मारे। देव हंसता हुआ बोला, अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। अपना ये डंडा अपने पास रख लो, शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। श्वेत परी फिर बोली, अंडस्को, सच सच बताओ देव, तुमने संजीव बजाज का रूप क्यों लिया? तुम नहीं जानते कि रूप बदलना नियम के खिलाफ है? इस पर देव ने कहा, अंडस्को, मैं कुछ भी करता हूँ वो नियम के खिलाफ क्यों हो जाता है? मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे पृथ्वी पर क्या झुनझुना बजाने के लिए भेजा है? अगर मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो यहाँ क्या तबला पीटने आया हूँ? श्वेत परी बोली, अंडस्को, वो सब मुझे नहीं पता, महारानी पारी ने मुझे जवाब लेने के लिए भेजा है। अब तुम बताओ, तुमने रूप क्यों बदला? नहीं तो महारानी परी तुम्हें वापस बुला लेगी। इस पर देव ने कहा, अंडस्को, महारानी परी से कहना संजीव बजाज का इंडिया आना बहुत जरूरी था और वैसे तो वो इंडिया आता नहीं, लेकिन अब अगद उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा और संजीव बजाज को उसके किए की सजा दिलाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। संजीव बजाज के पाप का घड़ा भर चुका है और उसके घड़े को धनंजय और अगद दोनों मिलकर फोड़ेंगे। श्वेत परी बोली, अंडस्को, अच्छा तो ये बात है। ठीक है, मैं महारानी परी को ये सारी बातें बता दूंगी, लेकिन तुम भी रूप बदलने से पहले महारानी परी से परमिशन ले लिया करो, वरना वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। रूप बदलना नियम के खिलाफ माना जाता है और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। देव तो हैरानी से श्वेत परी की बातें सुन रहा था और फिर बोला, अंडस्को, ये सब परिलोक में भी होता है? श्वेत परी ने हाँ में गर्दन हिला दी। देव बोला, अंडस्को, ठीक है, नेक्स्ट टाइम परमिशन लेकर ही रूप बदल लूंगा, लेकिन जरा महारानी परी से कह देना परमिशन देने में विलंब ना करें, वरना मैं रूप बदल लूंगा। तुम नहीं सुधरोगे।
ये बात बोलकर श्वेतपरी गायब हो गई। देव ने भी 2-4 बार स्ट्रेचिंग की और अपने शरीर को ठीक किया और फिर चुटकी बजाकर एक गाड़ी बुला ली और फिर उस गाड़ी में बैठकर दीवान महल चला गया। वहीं दूसरी तरफ अनिका हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। डॉक्टर ने अनिका को नींद के इंजेक्शन दिए थे, जिस वजह से वो गहरी नींद में थी। लेकिन अगर वो एक सेकंड के लिए भी अनिका से दूर नहीं हुआ, वो उसी कमरे में चक्कर लगाता रहा। उसके दिमाग में बार बार अनिका के कहे शब्द घूम रहे थे। आज जो कुछ भी अनिका के साथ हुआ, अगर अंगद वक्त रहते ना पहुंचता तो शायद खुद को कभी माफ न कर पाता और अनिका उसे अंगद ने बचा लिया। लेकिन अगर आज कुछ गलत हो जाता तो अनिका खुद को मार ही लेती। अंगद ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि संजीव बजाज को तो वो जिंदा छोड़ेगा, कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। पूरी रात अंगद सोया नहीं, बस चेयर पर बैठकर अनिका को देखता रहा। और अगली सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसने अंगद को अपने बेड के पास चेयर पर बैठा हुआ देखा। अंगद ने अपना सिर अनिका के बेड पर रखा हुआ था। अंगद बैठा बैठा ही सो गया था। अंगद अभी कुछ देर पहले ही सोया था। अंगद ने अपने एक हाथ से अनिका का हाथ पकड़ा हुआ था। अनिका ने अंगद को देखा तो उसकी दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई। अनिका को याद था कि कल रात उसने अंगद को थप्पड़ मारा और अंगद तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसे हाथ भी लगाए, और अनिका ने तो उसे थप्पड़ मार दिया था। अनिका को अब डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अंगद ने उसे किसी और को सौंपने की सोची। अनिका थोड़ी सी हिली तो अंगद की आंख खुल गई। अंगद ने अपनी आंखें मलकर अनिका को देखा और पूछा, अंडस्को अब कैसी तबीयत है? अनिका कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सिर झुकाए बैठे रही। अंगद ने कहा, अंडस्को अनिका कुछ पूछ रहा हूँ, अब कैसी तबीयत है? अनिका धीरे से बोली, अंडस्को मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। अब अनिका की यह बात सुनकर अंगद को गुस्सा आ गया और उसने सिर्फ कुछ ही शब्दों में अपना जवाब दिया, अंडस्को नहीं मिलेगा डाइवोर्स, नहीं दूंगा तुम्हें डाइवोर्स, अब बताओ कैसी तबीयत है? अनिका ने चेहरा उठाकर अंगद को देखा, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। अंगद ने भी दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को संजीव झूठ बोल रहा था, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। और रही बात डाइवोर्स की, जब मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा था तब तुमने नहीं लिया और अब मैं डाइवोर्स देने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे साथ चुपचाप दीवान महल चलो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर उतर जाए। अंगद की बात सुनकर अवंतिका की आंखों में आंसू अपने आप ही बहने लगे। अनिका गिड़गिड़ाते हुए बोली, अंडस्को प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो, मुझे आपके साथ दीवान महल नहीं जाना, मुझे आपसे डर लगता है, मैं अब वापस नहीं जाना चाहते, आप फिर से मुझे किसी के पास भेज देंगे। अनिका के ऐसा कहने से अंगद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंगद ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को एक बात कान खोलकर सुन लो, इस जन्म में तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा नहीं। अब बहस किए बिना मेरे साथ दीवान महल चलो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। अनिका कुछ बोलती उससे पहले ही अंगद ने अनिका की बाजू पकड़ी और उसे बेड से उतार कर हॉस्पिटल से बाहर ले आया। अंगद ने फिर जबरदस्ती से अनिका को गाड़ी में बैठाया, फिर खुद ड्राइविंग पर बैठ गया। अंगद ने गुस्से में ही गाड़ी स्टार्ट कर ली। अनिका चुपचाप बैठी रही है और रोती रही। अनिका जितना रोती, अंगद का गुस्सा संजीव को लेकर इतना ही बढ़ता जाता। वहीं दूसरी तरफ धनंजय आज पूरी रात नहीं सोया था। पूरी रात बालकनी में ही खड़ा रहा। उसे अपने और धरा के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे थे। धनंजय को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बिना सोचे समझे धरा को इतना टॉर्चर किया। कहीं न कहीं धनंजय देव को थैंक यू भी बोलने का मन कर रहा था, क्योंकि ये सब देव की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। देव नहीं होता तो धनंजय धरा को ढूंढता ही रहता और शायद धनंजय को धरा कभी नहीं मिलती। वो कहते हैं ना, इंसान जब खोई हुई चीज तो अपने घर को छोड़कर सारी दुनिया में ढूंढता है। धनंजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने भी सारी दुनिया में अपनी दो चोटी वाली को ढूंढा, लेकिन उसकी दो चोटी वाली तो उसके घर में ही रहती थी, पर पहचान नहीं पाया। सुबह के वक्त धनंजय अपने कमरे में वापस आया तो उसने धरा को सोफे पर सोते हुए देखा। वो कुछ सेकंड तक धरा को ही देखता रहा। धरा के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। धरा का चेहरा देखकर धनंजय अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। धनंजय ने नोटिस किया कि धरा उस छोटे से बॉक्स को लेकर सोई है। धरा ने वह बॉक्स बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। धरा के पास उस बॉक्स के अलावा कुछ नहीं था। धरा उसमें ही अपनी खुशी ढूंढती थी। धनंजय को तो पता भी नहीं था कि धरा ने धनंजय का कितना इंतजार किया।
ये सोचकर कि उसका दोस्त उसे बचाने आएगा, धनंजय के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसमें एक सवाल ये भी था कि जब धरा जानती थी कि धनंजय उसका दोस्त है तो उसने धनंजय को सच्चाई क्यों नहीं बताई। धनंजय कई सवाल का जवाब चाहिए था, लेकिन वो जानता था जब तक धरा उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करेगी, तब तक उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। धनंजय को अब कुछ भी करके धरा का विश्वास जीतना था। धनंजय ने झुककर धरा के माथे को चूम लिया और फिर उसने खुद से ही बोला, अंडस्को, उन लोगों को मैंने आगे की भट्टी के हवाले न कर दिया तब मेरा नाम भी धनंजय दीवान नहीं। धरा, जितना तुम नहीं रोई, उससे ज्यादा वो लोग रोएंगे। उन लोगों को जीते जी नर्क न दिखा दिया, मेरा नाम भी धनंजय दीवान नहीं। हाथ जोड़कर भी माफी मांगेगी, लेकिन माफी नहीं, मौत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अंगद ने गाड़ी दीवान महल के बाहर रोकी। अनिका अब भी सुबक रही थी। अंगद ने गुस्से में कहा, अंडस्को, अनिका, तुम्हें रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। जब देखो ये मोटी मोटी आंखों से आंसू बहाती रहती हो, अब उतरो। अनिका रोते रोते गाड़ी का गेट खोलने लगी, लेकिन उससे गाड़ी का गेट खुल नहीं रहा था। वो एक लग्जरी कार थी, जिसे अनिका समझ नहीं पा रही थी कैसे खुलेगी। अनिका ने नम आंखों से अंगद की तरफ देखा और अंगद ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद ने गुस्से में स्टीयरिंग पर 2-3 बार हाथ मारा और फिर से अपनी सफाई देता हुआ बोला, अंडस्को, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता संजीव बजाज वहां कैसे पहुंचा। अंगद की बात सुनकर अनिका ने अंगद की तरफ से मुंह फेर लिया। इसका साफ मतलब था कि उसे अंगद की बातों पर यकीन नहीं। अंगद ने एक बटन प्रेस किया और गाड़ी का गेट खोल गया। अंगद ने कहा, अंडस्को, मत करो मेरी बातों पर यकीन, लेकिन खबरदार अगर तुमने दीवान महल के बाहर कदम रखा। अनिका गाड़ी से उतरी और सीधा दीवान महल की इत्र चली गई। अंगद अनिका को गाड़ी में बैठा हुआ देख रहा था, और अनिका के जाते ही अंगद ने फिर से स्टीयरिंग पर गुस्से में हाथ मारा और फिर बहुत गुस्से से गाड़ी से उतर गया। अंगद जैसे ही गाड़ी से उतरा उसकी नजर देव पर गई, जो गार्डन में रखे हुए झूले पर झूल रहा था। अंगद ने देव को देखा तो देव ने एक कातिलाना मुस्कुराहट अंगद को पास कर दी। अंगद और ज्यादा किलस गया और मुंह बनाकर दीवान महल के अंदर चला गया। देव ने हंसकर खुद से कहा, अंडस्को, मैंने तो पहले ही कहा था अनिका को पटाना आसान नहीं होगा, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उदास देख रहे थे। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर परेशान थे। यज्ञ ने आज फिर से यश को अपने पास बैठा लिया और उसे खाना खिलाने लगा। यामिनी को भी अब आदत पड़ गई थी यज्ञ और यश को एक साथ देखने की। यज्ञ यश को खाना तो खिला रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर यामिनी को जी भरकर गाली दे रहा था। यही हाल यामिनी का था। यामिनी खाना तो खा रही थी, लेकिन यज्ञ और यश को देखकर उसका दिल जल रहा था। वो अपने बेटे के ऊपर यज्ञ का साया भी पड़ने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के चलते उसे दीवान महल में रहना पड़ रहा था, या कह सकते हैं राजेश्वर जी ने जानबूझकर यामिनी को दीवान महल में रोका हुआ था ताकि यज्ञ उसकी संगति में सुधर जाए। यामिनी खाना खा रही थी और मन ही मन यज्ञ को गाली दे रही थी। अंडस्को, पता नहीं खुद को क्या समझता है। मेरे बेटे को हड़प कर बैठ गया और यह मेरा बेटा, इसे भी शर्म नहीं आती। जैसे ही यज्ञ को देखता है, अपनी दोनों बाहें फैला देता है। इसकी पॉटी मैं साफ करती हूँ, सुसु मैं साफ करती हूँ, इसे नहलाती मैं हूँ। सारी रात रोता है तो इसे कंधे पर झूला में झूलाती हूँ और प्यार यह अपने पापा को करता है। बड़े हो जा फिर बताती हूँ तुझे। यामिनी ने फिर यज्ञ को देखकर कहा, अंडस्को, और एक ये यज्ञ दीवान खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। शक्ल इनकी बंदर जैसी है और खुद को शेर समझते हैं। इन्हें खुद नहीं पता ये कितने बड़े चिंपांजी है। अगर इन्होंने मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की तो मैं इनका कबूतर बना दूंगी। अकड़ तो इनके अंदर गोरिल्ला से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अनिका अंगद को खाना परोस रही थी। अंगद ने अनिका की बाजू पकड़ी और उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा, अंडस्को, तुम भी बैठकर खा लो। अनिका बैठ गई। अंगद ने अनिका की थाली में एक्स्ट्रा खाना परोस दिया और बोला, अंडस्को, सब फिनिश हो जाना चाहिए। अनिका ने मुंह बनाकर अंगद को देखा और अंगद ने सख्ती से कहा, अंडस्को, मेरा मुंह देखने से खाना खत्म नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें अपने हाथ चलाने होंगे, और अगर तुम अपने हाथ नहीं चलाना चाहती तो मैं चला देता हूँ। अनिका ने ना में गर्दन हिला दी और चुपचाप खाना खाने लगी। वहीं धनंजय की नजर भी धरा पर ही थी। धरा तो नजर गड़ाए हुए अपना खाना खा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी अब भी थी। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता कर लिया। देव सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। वहीं धरा ने आज यश को गोद में उठाया हुआ था।
यामिनी कॉलेज के लिए निकल गई थी। धरा ने यश को फर्श पर बैठाया हुआ था और उसके सामने बहुत सारे टॉय रखे हुए थे और खुद भी उसके सामने बैठी थी। धरा यश के साथ खेलकर खुश थी। यश धरा दोनों ही खेल रहे थे। यश जब खिलखिलाकर हंसता तो धरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती। तभी देव ने देखा धनंजय अपने कोट का कॉलर ठीक करता हुआ सीटिंग एरिया की तरफ आ रहा है। धनंजय को देखकर देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव ने कहा, अंडरस्को धरा तुम्हें बच्चे पसंद है। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को तो तुम खुद क्यों नहीं पैदा करती। ये सुनकर धरा ने हैरानी से देव को देखा और धनंजय के कदम वहीं रुक गए। धनंजय धरा का जवाब सुनना चाहता था। धरा ने देव को कोई जवाब नहीं दिया। देव ने फिर कहा, अंडरस्को तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ ना, अगर बच्चे इतने ही पसंद है तो खुद क्यों नहीं पैदा कर लेती। इस पर धरा ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को देव मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाते हो। तुम भी जानते हो मेरी हालत कैसी है। तुम भी जानते हो मेरी और मिस्टर दीवान के बीच में कुछ भी नहीं है। न वह मुझे इस रिश्ते में ढंग से रखेंगे और न ही इस रिश्ते से मुझे आजाद करेंगे। उनकी नजरों में मेरी इज्जत दो कौड़ी की नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वह मुझे अपनी बीवी का दर्जा देंगे? कभी नहीं देंगे। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वह फिर से मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर रख देंगे और मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब उनका गुस्सा शांत हो और कब वह मुझे डाइवोर्स दे। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरा इस घर में दम घुटता है। बस यहाँ से चली जाना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि मिस्टर दीवान मुझे जाने नहीं देंगे। फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो जिनका कोई वजूद ही नहीं। कहते कहते धरा की आंखों में पानी आ गया। वहीं धनंजय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ऐसा लग रहा था आंसू धरा की आंखों में बह रहे हैं, लेकिन दर्द धनंजय के दिल में हो रहा है। देव ने धरा के आंसू देखकर कहा, अंडरस्को अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तुम तो रोने लगी। अच्छा मुझे माफ कर दो। देव ने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ा और माफी मांग ली। धरा ने सुबकते हुए कहा, अंडरस्को देव आज के बाद ऐसी बातें मत करना। ऐसी बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता और ऐसी बातें बस मुझे तकलीफ देती है। तुम नहीं जानते लेकिन भगवान ने मेरे नसीब में खुशियां नहीं लिखी। धनंजय ने धरा की बात सुनकर मन ही मन कहा, अंडरस्को भगवान का पता नहीं लेकिन धनंजय दीवान ने तुम्हारे नसीब में बहुत खुशियां लिखी हैं और वह खुशियां तुम तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने उन खुशियों को रोकने की कोशिश की तो धनंजय दीवान का गुस्सा उसे वही जलाकर खत्म कर देगा। धरा तुम खुश रहोगी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं तुम्हारे दिल में विश्वास पैदा कर सकूं और मैं करूंगा। धनंजय ने धरा की बात सुनकर मन ही मन कहा, अंडरस्को भगवान का पता नहीं लेकिन धनंजय दीवान ने तुम्हारे नसीब में बहुत खुशियां लिखी हैं और वह खुशियां तुम तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने उन खुशियों को रोकने की कोशिश की तो धनंजय दीवान का गुस्सा उसे वही जलाकर खत्म कर देगा। धरा तुम खुश रहोगी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं तुम्हारे दिल में विश्वास पैदा कर सकूं और मैं करूंगा। ए फ्लैट आगे। धनंजय ने एक नजर धरा को देखा और फिर दीवान महल से बाहर चला गया। धनंजय गाड़ी में बैठने ही वाला था कि देव ने धनंजय को रोकते हुए कहा, अंडरस्को धनंजय रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। धनंजय रुक गया और वापस आकर देव के सामने खड़ा हो गया। देव ने कहा, अंडरस्को तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें धरा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए? इस पर धनंजय ने कहा, अंडरस्को देव चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मेरा काम भी बहुत जरूरी है। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को मैंने कहा कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, यह नहीं कहा कि अपना काम छोड़कर उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। धनंजय तो देव की तरफ हैरानी से देख रहा था और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देव की बातें धनंजय के सिर से ऊपर से जा रही थी। धनंजय ने ना समझी में कहा, मैं कुछ समझ नहीं, क्या कहना चाहते हो? इस पर देव ने कहा, धारा को अपने साथ ऑफिस ले जाओ। धनंजय हैरानी से देव को देखने लगा। देव ने कहा, अंडरस्को अच्छा ठीक है, मत लेकर जाओ, मैं ही धरा के साथ वक्त बिता लेता हूँ। वैसे भी जैसी धरा की कंडीशन है उसे ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वह भरोसा कर सके, अपने दिल की बात शेयर कर सके। अब तुम तो बहुत बिजी हो, तुम तो उसके दिल की बात समझोगे नहीं, मैं ही समझ जाता हूँ। देव की बात सुनकर धनंजय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को मैं धरा को अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊंगा, समझे तुम? और बात बात पर धरा को पटाने की बात मत किया करो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा।
इस पर देव ने अपना चेहरा थोड़ा सा आगे करके कहा, अंडरस्कोप तोड़। मैं भी तो देखूं कैसे तोड़ता है। धनंजय अपनी कलाई घुमा ही रहा था कि उसे ऑफिस की बात याद आई। जब देव ने उसका हाथ पकड़कर उसका चेहरा टेबल में लगा दिया था, धनंजय दांत पीस कर रह गया। धनंजय मेंशन के अंदर चला गया और देव धनंजय को जाते हुए देखकर हंसने लगा और फिर खुद में बोला, अंडस्को पता नहीं खुद को क्या समझता है, बचपन से अपनी ही अकड़ में रहता है। यकीन नहीं आता धरा को इस छछूंदर से प्यार हो गया। वही धनंजय जब मेंशन के अंदर आया तब भी धरा यश के साथ खेल रही थी। धनंजय ने धरा की बाजू पकड़कर सोफे से उठाकर कहा, अंडस्को चलो मेरे साथ, आज ऑफिस चलते हैं। धरा तो हैरानी से धनंजय को देख रही थी। आज से पहले कभी भी धनंजय धरा को अपने साथ कहीं लेकर नहीं गया और आज अचानक ही उसे ऑफिस जाने के लिए कह रहा है। धरा कुछ बोली नहीं, उसने बस यश की तरफ इशारा किया जैसे कहना चाहती हो, अगर मैं चली जाऊंगी तो यश का ख्याल कौन रखेगा। और तभी यज्ञ ने यश को गोद में उठाते हुआ बोला, अंडस्को ये भी हमारे साथ ऑफिस चलेगा। धरा तुम भी चलो, अगर यश परेशान करेगा तो तुम वहां इसे देख लेना। ये सुनते ही धनंजय की भौहें तन गई। धनंजय ने यज्ञ की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को धरा भाभी है तुम्हारी और बड़ी भाभी है, दीवान महल की सबसे बड़ी बहू, तो बेहतर होगा कि तुम धरा को भाभी कहो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से धरा का नाम ना सुन लूं, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जानते हो मेरा गुस्सा। ये सुनते ही यज्ञ और धरा दोनों ही हैरान थे। ये पहली बार था जब धनंजय ने धरा के लिए स्टैंड लिया था। यज्ञ अपने भाई के गुस्से को जानता था, इसलिए उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को ठीक है भैया, मैं आज के बाद धरा को, मेरा मतलब है भाभी का नाम नहीं लूंगा, अब चले। धनंजय ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को दैट्स बेटर चलो। यज्ञ अपने बेटे को लेकर अलग गाड़ी में चला गया, या कह सकते हैं सिचुएशन को समझते हुए वह धनंजय और धरा के साथ नहीं गया। धनंजय गाड़ी में बैठा था, धरा बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी। ड्राइवर ने गाड़ी का गियर चेंज ही किया था कि तभी देव भागता हुआ आया और ड्राइवर के बराबर वाली सीट में बैठ गया। धनंजय ने हैरानी से देव को देखा तो देव ने पीछे मुड़कर कहा, अंडस्को मैं अकेला दीवान महल में क्या करूंगा, मैं भी तुम सबके साथ दीवान इंडस्ट्रीज चलूंगा। धनंजय ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि देव के ऐसे बिहेवियर की आदत अब धनंजय को हो गई थी। धनंजय ने लैपटॉप खोलकर उस पर उंगलियां चलते हुए कहा, अंडस्को ड्राइवर गाड़ी चलाओ। और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक सिग्नल पर रुक गई। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से करीब 10 मिनट तक गाड़ी वहीं खड़ी रही। देव ने न जाने क्या सोचा और तभी एक चुटकी बजाई। तभी वहां रेड लाइट के पास दो आदमी आ गए, जिसमें से एक आदमी डंडी से ढोलक बजा रहा था और दूसरा आदमी खुद को कोड़े से मार रहा था। धरा की नजर जैसे ही उन आदमियों पर पड़ी, धरा डर से कांपने लगी। उसने जैसे तैसे अपने पैर मोड़कर सीट पर रख लिए और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। हर एक कोड़े में धरा की कंपन बढ़ रही थी। धनंजय ने नोटिस नहीं किया कि धरा उसके पास बैठी बैठी काम है और वह कंटिन्यू अपना काम करता रहा। धरा ने डर के मारे अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए, लेकिन फिर भी उसका डर उसके शरीर से पता चल रहा था। हर एक कोड़े में वह कांप जाती। देव ने जानबूझकर अपने कानों में ईयरबड लगा लिए। कुछ मिनट बाद धनंजय की नजर धरा पर पड़ी। धरा को ऐसे देखकर धनंजय की तो जान पर बन आई। धनंजय ने धरा को छुआ तो उसके शरीर अब भी कांप रहा था। धनंजय ने लैपटॉप साइड में रखा और धरा को संभालते हुए कहा, अंडस्को धरा क्या हुआ, धरा क्या हुआ। लेकिन धरा तो हर एक कोड़े के साथ कांप रही थी। धनंजय ने धरा का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो धरा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। धरा के चेहरे पर पसीना आ गया था। धनंजय ने धरा के चेहरे पर आए हुए पसीने को अपने हथेली से साफ किया और दोनों हाथों से उसके चेहरे को भरकर पूछा, अंडस्को धरा क्या हुआ है, क्यों कांप रही हो, क्या हुआ है। धरा कुछ नहीं बोली, लेकिन धनंजय के महसूस किया कि हर एक कोड़े में धरा का डर और बढ़ जाता है। धनंजय की नजर भी रेड लाइट के पास नाच रहे उस आदमी पर गई, जो खुद को कोड़े मार रहा था। धनंजय ने देव से कहा, अंडस्को देव उसे जाकर रोको। लेकिन देव ने तो जानबूझकर अपने कानों में ईयरबड ठूस रखी थी ताकि वह धनंजय की बात सुन ही ना पाए। धनंजय ने फिर कहा, अंडस्को देव तुमसे कुछ कह रहा हूँ, जाकर उस आदमी को रोको, धरा डर रही है। धनंजय ने फिर ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी। धनंजय जल्दी से गाड़ी से उतरा और भागता हुआ उस आदमी के पास गया और फिर उसने उस आदमी की कलाई को पकड़ लिया।
धनंजय ने जेब में से नोटों की गड्डी उसके हाथ में थमाते हुए इशारों में उस आदमी को जाने के लिए कहा। उस आदमी ने पैसे लिए माथे के लगाए और चला गया। धनंजय भागता हुआ वापस आया। धनंजय ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोला उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां धरा नहीं थी। ये देखकर धनंजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने देव को हाथ लगाकर पूछा, अंडस्को, देव धरा कहाँ है? देव ने अपने कानों से ये अब निकाल कर कहा, अंडस्को, यही पीछे तो बैठी थी। इस पर धनंजय ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, धरा यहाँ नहीं है, कहाँ गई धरा? धनंजय ने फिर ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कहाँ चल गई वह लड़की? धनंजय ट्रैफिक में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे धरा कहीं नहीं मिली। धनंजय अपनी गाड़ी से दूर निकलकर इधर उधर धरा को ढूंढने लगा, लेकिन धरा उसे कहीं नहीं मिली। धनंजय थोड़ा और आगे जाकर धरा को ढूंढने लगा। ड्राइवर भी गाड़ी से उतरने लगा तो देव ने ड्राइवर की कलाई पकड़कर कहा, अंडस्को, अरे तेरा बॉस बहुत स्ट्रांग है, वह अपनी बीवी को ढूंढ लेगा, तू गाड़ी साइड में लगा, ज्यादा टेंशन मत पाल। सिग्नल ग्रीन हो गया था। ड्राइवर ने भी गाड़ी साइड में लगा दी। देव गाड़ी से उतरकर हाथ बांधकर धनंजय को देखने लगा, जो पागलों की तरह धरा को ढूंढ रहा था। देव ने मन ही मन कहा, अंडस्को, अब इसे शायद मोहब्बत की कदर हो, और अब इसे शायद धरा की कदर हो, और अब इसे शायद धरा को खोने का डर हो। धनंजय अब भी धरा को ढूंढ रहा था। धनंजय ने चारों तरफ नजर घुमा ली लेकिन उसे धरा दिखाई नहीं दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी धनंजय ने देखा धरा ऑपोजिट डायरेक्शन में भागी जा रही है। धरा को देखकर कुछ सेकंड के लिए धनंजय की जान वापस आ गई और वह धरा के पीछे भागता हुआ बोला, अंडस्को, धरा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? धरा गाड़ी तुम्हें हिट कर देगी, रुक जाओ। लेकिन इस बात से बेखबर सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही है, धरा तो बस अपनी ही धुन में भागी जा रही थी। फाइनली कुछ मिनट धरा के पीछे भागने के बाद धनंजय ने धरा के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी तरफ मोड़ा। धरा सीधा धनंजय के सीने से जा लगी। धरा बुरी तरह रो रही थी। धनंजय ने दोनों हाथों से धरा को खुद में समेट लिया। धनंजय और धरा दोनों ही हाफ रहे थे। सड़क के बीचों बीच दोनों खड़े थे और गाड़ियां इधर उधर जा रही थी और तभी एक गाड़ी वाला जोर से हॉर्न बजाता हुआ बोला, अंडस्को, यह आशिकी कहीं और जाकर करो, हटो सामने से, रोड तुम्हारे बाप की नहीं है जहां खड़े होकर लैला मजनू के पोज दे रहे हो। हटो सामने से, लेट हो रहा है। ये सुनते ही देव ने तो अपने सिर पर हाथ मार लिया, क्योंकि देव जानता था कि धनंजय का सारा गुस्सा अब उस गाड़ी वाले पर निकलने वाला है। वही धनंजय ने उस गाड़ी वाले के बात सुनकर अपनी बैग से गन निकली और उस गाड़ी वाले को पॉइंट कर दिया और फिर चिल्ला कर कहा, अंडस्को, साले तू लेट हो रहा है, चल तुझे एक ही झटके में ऊपर पहुंचा देता हूँ। धनंजय के हाथ में गन देखकर वह आदमी डर गया। धनंजय ने उसे गन दिखाकर कहा, अंडस्को, बाहर निकल, यही पहुंच दूंगा, क्या कर लेगा? लेट हो रहा है ना, तू चल बाहर निकल। लेकिन वह आदमी डर के मारे बाहर नहीं निकला। वहीं धरा तो डर के मारे धनंजय में समाये जा रही थी। एक सेकंड के लिए भी वह धनंजय से दूर नहीं हुई और ना ही उसका कांपना कम हो रहा था। धनंजय ने एक हाथ से धरा को संभाल रखा था और दूसरे हाथ से उस गाड़ी वाले को पॉइंट किया हुआ था। धनंजय सुलगती हुई आंखों से उस आदमी को देख रहा था और वह आदमी डर के मारे चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा था। धनंजय की नजर दूसरी तरफ गई तो एक आदमी बाइक पर था जो बाइक रोककर धनंजय को देख रहा था। धनंजय ने गन बाइक वाले की तरफ करते हुए कहा, अंडस्को, मजे ले रहा है? मैं यहाँ तमाशा कर रहा हूँ। तमाशा देखने के लिए रुका है? उस आदमी ने तो सेकंड नहीं लगाया और अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो गया। धनंजय ने फिर से बंदूक उस गाड़ी वाली की तरफ कर ली। देव, जो कि धनंजय को गाड़ी से टेक लगा कर देख रहा था, उसने धनंजय को देखकर आईब्रोज उचकाकर कहा, अंडस्को, इसका एटीट्यूड आज भी किलर है। वही धनंजय ने अभी उस गाड़ी वाले को पॉइंट किया हुआ था और उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। वह गाड़ी वाला तो सुन्न होकर गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी देव धनंजय के पास गया और उसने उस गाड़ी वाले के बोनट पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, चाल अब निकल, इससे पहले कि धनंजय का दिमाग खराब हो जाए और तेरा टिकट कट जाए। उस गाड़ी वाले ने सेकंड भी नहीं लगाया। देव का सपोर्ट पाकर उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और हवा की तरह वहां से गायब हो गया। धनंजय ने गुस्से से देव को देखा और देव ने उसे हाथ दिखाकर कहा, अंडस्को, रिलैक्स हो जाओ, अभी धरा को संभाल।
धनंजय का ध्यान फिर धरा पर गया जो अभी कांप रही थी। धनंजय ने गन अपनी जेब में रखी और धरा को संभालता हुआ गाड़ी तक ले आया। धनंजय ने धरा को गाड़ी में बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। धनंजय कंटिन्यू धरा को संभाल रहा था, उसकी कमर को सहला रहा था, लेकिन धरा का कांपना बंद ही नहीं हुआ। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा, देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, अभी अंदर मत जाओ। ड्राइवर ने हैरान भरी नजरों से देव को देखा, तो देव ने आंख मारते हुए कहा, अंडस्को, शादीशुदा हो। ड्राइवर ने ना में ही गर्दन हिला दी। देव ने फिर कहा, अंडस्को, गर्लफ्रेंड तो होगी। ड्राइवर ने अब भी ना में गर्दन हिला दी। इस पर देव ने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, तो तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं, तू चुपचाप बाहर खड़ा रह। बस इतना समझ ले, तेरी धरा मैम को इस वक्त धनंजय की जरूरत है। देव ड्राइवर को गाड़ी के बाहर लेकर ही खड़ा रहा। वही गाड़ी में धनंजय धरा को जितनी संभालने की कोशिश करता, धरा उतना ही डर जाती। धनंजय को अब गुस्सा आ गया। धनंजय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, क्या हुआ है, क्यों डर रही हो? धरा ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज मिस्टर दीवान, मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे काका के पास जाना है, मुझे अनाथ आश्रम वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। धरा की आवाज में डर और खौफ दोनों था। धरा को ऐसे देखकर धनंजय ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और फिर धरा के सिर को अपने सीने से लगाकर सहलाते हुए कहा, अंडस्को, धरा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। किससे डर रही हो तुम? मुझे बताओ उसका नाम। तुम्हारे कदमों में लाकर ना डाल दिया तो मेरा नाम भी धनंजय दीवान नहीं। लेकिन धरा तो कंटिन्यू लड़खड़ाती हुई जुबान से धनंजय से रिक्वेस्ट कर रही थी, अंडस्को, प्लीज मिस्टर दीवान, छोड़ दीजिए मुझे, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अनाथ आश्रम वापस जाना है। मैं बाहर रहूंगी तो वह मुझे फिर से मारेगा, वह मुझे बेल्टों से मारेगा, मुझे फिर से उन गंदे अंकल के पास भेज देगा। अचानक ही धरा ने धनंजय की तरफ देखा और बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा, अंडस्को, वह अंकल बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत ज्यादा गंदे, वह मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता। धनंजय ने धरा का चेहरा जो आंसुओं से भीगा हुआ था, धरा जैसे कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे धरा सांस भी नहीं ले पा रही हो। धरा ने जाने अनजाने में ही धनंजय से शिकायत कर रही थी, एकदम किसी मासूम बच्चे की तरह, और धनंजय ने भी अपना गुस्सा एक तरफ रखकर उसकी शिकायत सुन रहा था। धनंजय ने धरा का सिर फिर से अपने सीने पर लगाया और सिर्फ सहलाते हुए कहा, अंडस्को, मैं हूं ना, कोई तुम्हें किसी के पास नहीं भेजेगा, उन गंदे अंकल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन धरा का कांपना कम नहीं हो रहा था। डर ने पूरी तरह धरा पर काबू पा लिया था। धरा ना जाने कितनी बार ऐसी सिचुएशन से गुजरी थी, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज धनंजय था धरा को संभालने के लिए, और शायद अब हमेशा धनंजय धरा के साथ ही रहेगा। धनंजय ने अपना एक हाथ धरा के गाल पर रखा और उसे थोड़ा सा ऊपर किया। धरा धनंजय को देख रही थी। धरा का चेहरा और लाल था। धरा के आंसू तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। धरा के चेहरे का डर बढ़ता जा रहा था। धनंजय ने धरा को संभालने के लिए उसके चेहरे पर झुक गया और अगले ही पल अपने होंठ धरा के होठों पर रख दिए। धनंजय धरा को बहुत प्यार से किस किया। धीरे धीरे धरा शांत होने लगी। थोड़ी देर बाद धनंजय ने धरा का सिर अपने सीने पर रख लिया और दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को, मैं हूं ना धरा, कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। धरा ने भी अपने हाथ धनंजय की कॉलर पर कस दिए और धीरे से बोली, अंडस्को, मुझे छोड़कर मत जाना दोस्त। ये सुनते ही धनंजय के दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि धरा ने उसे दोस्त कहकर बुलाया है। धनंजय ने हैरानी से धरा को देखा, लेकिन धरा अब तक बेहोश हो गई थी। धनंजय ने फिर से धरा को अपनी बाहों में समेट लिया। तभी देव, जो कि गाड़ी से बाहर खड़ा था, उसने गाड़ी पर टेप करते हुए कहा, अंडस्को, रोमांस हो गया या और करना है? धनंजय ने इशारों में देव को अंदर आने के लिए कहा। देव और ड्राइवर दोनों ही अंदर आ गए और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। देव ने फ्रंट मिरर से देखा तो धनंजय धरा को गोद में लिए ही बैठा हुआ था और धरा बेहोश हो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद धनंजय की गाड़ी दीवान इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। धनंजय गाड़ी से उतरा और उसने धरा को गोद में उठा लिया। धनंजय धरा को गोद में उठाए हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। धनंजय का पूरा स्टाफ आंखें फाड़े धनंजय को देख रहा था। पहली बार उन्होंने धनंजय के साथ कोई लड़की देखी जिसे धनंजय गोद में उठाकर अंदर ला रहा था। सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ एम्प्लॉय तो अपनी आंखों को बार बार झटक कर देख रहे थे।
उन्हें सच में यकीन नहीं था कि धनंजय के साथ कोई लड़की भी हो सकती है। तभी देव ने सबके खुले हुए मुंह की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, आप देख क्या रहे हो, मालकिन है तुम्हारी। देव अपनी बात बोलकर धनंजय के पीछे पीछे चला गया और धनंजय धरा को लेकर अपने केबिन में आ गया। उनके जाते ही एम्प्लॉयज एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे। एक ने कहा, अंडस्को, यार ये दीवान भाई तो बदलते जा रहे हैं। कुछ दिनों से अंगद सर की बीवी लंच लेकर आ रही है, और अब धनंजय सर ये तो अपनी बीवी को गोद में उठाकर ही ला रहे हैं। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, अंडस्को, हाँ यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि ऐसे कठोर भाइयों की बीवियां भी होगी। ये तो बात बाद में करते हैं और गोली पहले मार देते हैं। अब बचे यज्ञ सर हो ना हो, उनकी जिंदगी में भी कोई ना कोई लड़की जरूर होगी। तभी एक तीसरी एम्प्लॉय ने चुटकी लेते हुए कहा, अंडस्को, लड़की का तो पता नहीं लेकिन कुंवारा बाप जरूर है। देखा नहीं उस छोटे से बच्चे को कैसे अपने सीने से लगाए घूमते हैं। यकीन नहीं आता कि जो काम कोई नहीं कर पाया वह उस छोटे से बच्चे ने करा दिया। सर अपनी बड़ी से बड़ी मीटिंग उस बच्चे के लिए कैंसिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगता है दीवान ब्रदर्स बदल रहे हैं। तभी एक और एम्प्लॉय ने कहा, अंडस्को, सही कहा तुमने, दीवान ब्रदर्स बदल रहे हैं। लेकिन इनका बदलना कोई आसान बात नहीं, बल्कि लगता है भगवान ने किसी फरिश्ते को जमीन पर उतारा है, जिनकी वजह से यह बदल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धनंजय अपने केबिन में बने अटैच बेडरूम में धरा को ले आया था। उसने धरा को बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर टाइगर को देखकर कहा, अंडस्को, डॉक्टर सुनीता को कॉल करो। 20 मिनट में वह मुझे यहाँ चाहिए। टाइगर ने हाँ में गर्दन हिलाए और अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। देव तो धनंजय के केबिन में चक्कर लगा रहा था। धनंजय की हर एक चीज को उठा उठा कर देख रहा था और वही धनंजय धरा का हाथ पकड़े चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें गुस्सा उगल रही थी। धनंजय ने खुद से कहा, अंडस्को, धरा तुम बताने की हालत में नहीं हो, नहीं तो 2 दिन में तुम्हारे गुनहगारों को तुम्हारे सामने ले आता। लेकिन छोड़ूंगा तो मैं अब भी नहीं, एक एक की खालना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी धनंजय दीवान नहीं। वहीं दूसरी तरफ यज्ञ भी अपने केबिन में चक्कर लगा रहा था। आज डीएनए रिपोर्ट आनी थी। यज्ञ ने अपना और यश का डीएनए टेस्ट करवाया था, लेकिन यज्ञ से अब इंतजार नहीं हो रहा था। आज यज्ञ ने सुबह से कोई काम नहीं किया, बल्कि इधर उधर चक्कर लगाकर रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। आज पहली बार यज्ञ की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। अगर यश उसका बेटा हुआ तो वह क्या करेगा, और अगर यश उसका बेटा नहीं हुआ तब वह क्या करेगा। यज्ञ ने अपनी कमर पर हाथ रखे और आंखें बंद की और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, अंडस्को, चुड़ैल कहीं की। तभी यज्ञ के केबिन का गेट खुला। यज्ञ की तो जैसे दिल की धड़कने तो कुछ सेकंड तक रुक ही गई। सामने यज्ञ का मैनेजर खड़ा था जिसके हाथ में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी। यज्ञ ने इशारा करके मैनेजर को अपने पास बुलाया और मैनेजर ने रिपोर्ट लाकर यज्ञ के हाथ में रख दी। यज्ञ ने मैनेजर को जाने का इशारा किया और मैनेजर चला गया। यज्ञ उस रिपोर्ट को निहारता रहा। यज्ञ की हिम्मत उस रिपोर्ट को खोलने की नहीं हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। यज्ञ के दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। यज्ञ को बिल्कुल गवारा नहीं था कि यश उसके पास से चला जाए। यज्ञ को डर था कि अगर यश उसका बेटा नहीं हुआ तो वह यश को अपने पास कैसे रखेगा। यज्ञ को पता भी नहीं चला कि कब उसे यश से इतना प्यार हो गया कि उसे देखे बिना उसका दिन नहीं कटता। यज्ञ ने जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कांपते हाथों से उस रिपोर्ट को खोल कर देखा और जैसे ही यज्ञ ने वह रिपोर्ट पढ़ी यज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। यज्ञ खुशी से उछल पड़ा। फाइनली उसे पता चल गया कि यश उसी का बेटा है। यज्ञ को पता भी चल गया कि जिस लड़की के साथ उसने गलती से रात बिताई थी वह लड़की कोई और नहीं यामिनी थी। यज्ञ तो खुश होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं था कि यश सच में उसका बेटा है। लेकिन यज्ञ ने एक एक कड़ी को जोड़कर देखा था, जिसके चलते उसे पता चल गया था कि यश उसी का बेटा है। यज्ञ को पता भी चल गया कि जिस लड़की के साथ उसने गलती से रात बिताई थी वह लड़की कोई और नहीं यामिनी थी। यज्ञ तो खुश होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं था कि यश सच में उसका बेटा है। लेकिन यज्ञ ने एक एक कड़ी को जोड़कर देखा था, जिसके चलते उसे पता चल गया था कि यश उसी का बेटा है। यज्ञ के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। यज्ञ ने फिर से हंसते हुए खुद से कहा, अंडस्को, डायन, चुड़ैल, पिशाचिनी, भूतनी, यक्षिनी मेरे ही घर में रहती है और मुझे हवा भी नहीं होने दी कि यश मेरा बेटा है।
तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं राक्षसनी।